हेलो एवरीवन। बीटेक फोर्थ सेमेस्टर के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एक सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। आज हम इसका सेकंड यूनिट कवर कर रहे होंगे जिसका नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। हम वन बाय वन करके जो है सारे के सारे टॉपिक्स इन डिटेल में कवर कर रहे होंगे, यानी आप आपके जो एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होंगे उनके अंदर अच्छे से इस यूनिट को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं बेसिक्स ऑफ ऑटोमेटा, क्योंकि अपने यूनिट का नाम है फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो फाइनाइट ऑटोमेटा जानने से पहले आपको पता होना चाहिए ऑटोमेटा होता क्या है। तो देखो ऑटोमेशन क्या होता है, ये एक ब्रांच होती है थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की दैट स्टडीज एब्स्ट्रैक्ट मशीन्स एंड व्हाट प्रॉब्लम दे कैन सॉल्व। यानी इन सिंपल ये एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है जो क्या करती है, पहले हम लोगों से जो है इनपुट लेती है, देन उस इनपुट को प्रोसेस करने का काम करती है एंड प्रोसेसिंग करके अपन को क्या देती है, आउटपुट देती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एटीएम मशीन हो गई, ट्रैफिक लाइट सिस्टम हो गया, ये सारे के सारे कैसे काम करते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह काम करते हैं। अब जैसे देखो एटीएम मशीन है, फॉर एग्जांपल हमको जो है कैश विड्रॉल करवाना है, तो सबसे पहले हम उसको पिन देते हैं, वो उस बेस पर प्रोसेसिंग करती है करेक्ट है या नहीं है, जो अमाउंट हमने उसके अंदर डाली है वो अमाउंट हमें विड्रॉ करके दे देती है। ठीक है, तो यही काम होता है इसके अंदर। तो हमने बोला कि ये किस तरह से बिहेव करती है, फाइनाइट ऑटोमेटा की तरह बिहेव करती है। तो फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है, फाइनाइट ऑटोमेटा जिसे शॉर्ट के अंदर FA लिखा हुआ मिलेगा आपको बहुत सारी जगह पर, ये एक मैथमेटिकल मशीन कह सकते हो, मैथमेटिकल मॉडल बोल सकते हो, विच इज़ यूज टू एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट स्ट्रिंग। इसका क्या काम क्या होता है, स्ट्रिंग्स को या तो एक्सेप्ट करना या फिर रिजेक्ट करना। स्ट्रिंग क्या होता है, बहुत सारे वर्ड्स से मिलकर जो अल्फ़ाबेट से मिलकर बनी होती है स्ट्रिंग होती है। ये टर्मिनोलॉजी हम बाद में समझते हैं, फिलहाल के लिए इतना समझो कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है वो एक मैथमेटिकल मशीन होती है जो या तो स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करने का काम करती है या फिर स्ट्रिंग्स को रिजेक्ट करने का काम करती है। फॉर एग्जांपल एक लॉगिन सिस्टम है, आप कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो जिसके अंदर आप क्या करते हो, लॉगिन करते हो। फॉर एग्जांपल आप जीमेल के अंदर ही लॉगिन कर रहे हो, तो आपसे ईमेल आईडी मांगता है और पासवर्ड मांगता है। आपने ईमेल आईडी अगर सही डाल दी और पासवर्ड अगर गलत डाला है तो वो आपको एक्सेस नहीं देगा गूगल की किसी भी उसकी प्लेटफॉर्म की। ठीक है, अगर आप दोनों इन्फॉर्मेशन को करेक्ट डालते हो तो ही आपकी स्ट्रिंग क्या होगी, एक्सेप्ट होगी, तो ही आपका लॉगिन सिस्टम वर्क करेगा एंड आप जो भी फर्दर गूगल के प्रोडक्ट्स होंगे उनको आप एक्सेस कर पाएंगे। तो आई होप आपको समझ आया होगा फाइनाइट ऑटोमेटा होता क्या है। अब हम फर्दर चीज़ें डिस्कस करने से पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट को इस सिंबल से डिनोट किया जाता है जिसे सिग्मा बोलते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट होता है क्या है, अ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल्स। पहली चीज़ की ये सेट ऑफ सिंबल्स होता है। सेट किसे बोलते हैं, हम जब चीज़ों को ग्रुप कर देते हैं तो उसी को सेट बोला जाता है। ठीक है, तो जब सिंबल्स का सेट होगा और वो कैसा होगा, नॉन एम्प्टी होगा पहली चीज़। दूसरी चीज़ फाइनाइट होगा। फाइनाइट क्या होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, एंडिंग जिसकी होती है वो क्या होता है, अल्फ़ाबेट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेट लिखा है सिग्मा इज इक्वल्स टू, सेट के अंदर लिखा है 0 और 1। ध्यान रखें हमेशा सेट को जो है इन ये वाले जो ब्रेसेस होते हैं इनके अंदर लिखा जाता है। अब यहीं पर एक और सेट ऑफ सिंबल्स लिखा है जिसके अंदर A, B लिखा है, तो इसके अंदर कोई भी सिंबल्स आ सकते हैं, 0 1 2 ABCD। ठीक है, तो जनरली ABCD या 0 1 के अंदर से आया करते हैं। तो आपको अल्फ़ाबेट समझ आए होंगे। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग, जो भी हमने बोला कि फाइनाइट ऑटोमेटा दो ही काम करता है, या तो स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता है या फिर रिजेक्ट करता है। तो बात आती है स्ट्रिंग कहते हैं किसको है। स्ट्रिंग का एक और नाम होता है, इसको हम वर्ड भी बोलते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है, इट इज़ अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स फ्रॉम एन अल्फ़ाबेट। कि जो अल्फ़ाबेट्स से फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स होता है उसे हम स्ट्रिंग्स बोलते हैं। अभी हमने यहाँ पर बात करी A, B और 0, 1 क्या है, आपके अल्फ़ाबेट्स है। अब इन्हीं को जब हम एक सीक्वेंस दे देते हैं तो ये अपने क्या कहलाते हैं, स्ट्रिंग्स या फिर वर्ड्स कहलाते हैं। अब जैसे हम यहाँ पर लिख दें ABA, ये एक स्ट्रिंग है। हम यहाँ पर लिख दें AAA, ये एक स्ट्रिंग है। यानी इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को हम जब एक सीक्वेंस में डालकर एक उसका सिंबल्स का सीक्वेंस बना दे तो उस सीक्वेंस को वर्ड या फिर स्ट्रिंग बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट जो है वो टॉपिक आता है, अगर हम बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात करें तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब हमने यहाँ पर बात करा कि ये 4 स्ट्रिंग बना दी, ये 3 स्ट्रिंग बना दी, अब इनकी लेंथ क्या होती है। तो पहली चीज़ इसे डिनोट किया जाता है कुछ इस तरह से, यानी कोई भी वर्ड होता है उसे हम इन जनरल W लिखते हैं। ये सिग्मा जो था ये किसके लिए था, अल्फ़ाबेट्स के लिए था। ठीक है, अब वर्ड को या फिर स्ट्रिंग को हम जनरली W से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जब इसकी लेंथ लिखेंगे किसी वर्ड W की, तो उस लेंथ को हम इस तरह से मोड के अंदर बंद कर देते हैं और अब उसकी कितनी लेंथ है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, कितने नंबर है यहाँ पर, 1 है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 1। यानी यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी।
इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें 0 और 1 तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पर 101 स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी 3। ए इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी हो जाएगी 3। तो आपको समझ आया होगा कि हम लेंथ किस तरह से लिखते हैं, जैसे यहाँ, और डिनोट किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट आता है एम्प्टी स्ट्रिंग, जिसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, इसे हम बोलते हैं एप्सिलॉन, और ये ई की तरह है, मतलब थोड़ा सा ऐसे राउंड शेप के अंदर, ठीक है। तो एम्प्टी स्ट्रिंग किसको बोलते हैं? अ स्ट्रिंग विद नो सिंबल्स, ऐसी स्ट्रिंग जिसके अंदर कोई भी सिंबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल हमने कोई स्ट्रिंग इस तरह से लिख दी, सिग्मा इज इक्वल्स टू, पहले तो हमने सेट बनाया जिसके अंदर कोई सिंबल नहीं है। तो अब जिसके अंदर कोई सिंबल ही नहीं है, जब कोई अल्फाबेट्स है ही नहीं, तो आप किन अल्फाबेट से मिलकर यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना रहे होंगे, यानी इस स्ट्रिंग के अंदर भी कोई सिंबल नहीं होगा। तो ऐसी स्ट्रिंग जिसमें कोई सिंबल नहीं होता है वो आपकी एम्प्टी स्ट्रिंग होती है। इसे हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। अब एप्सिलॉन का मतलब ये नहीं होता है कि उसके अंदर जीरो है। एप्सिलॉन जो है, हमने कोई एक स्ट्रिंग लिखी, फॉर एग्जाम्पल डब्ल्यू जो स्ट्रिंग लिखी और इसके अंदर यहाँ कुछ ही नहीं लिखा, हमने 5 लिख दिया या फिर कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। ये जो सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ एम्प्टी एलिमेंट्स, यानी इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है तो वो तो हो गया नो सिंबल। बट जब इसके लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो वो जीरो होती है, ठीक है। तो एप्सिलॉन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, एप्सिलॉन खुद की वैल्यू जीरो नहीं होती है, इसकी लेंथ जीरो होती है। आई होप इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है लैंग्वेज। लैंग्वेज को हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, और लैंग्वेज होती क्या है? सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती है। देखो सबसे पहले अपन ने जो है अल्फाबेट्स पढ़े, फिर हमने बोले कि जो सेट ऑफ अल्फाबेट्स है उनको अगर एक सीक्वेंस के अंदर डाल देते तो अपने पास वर्ड या फिर स्ट्रिंग बन जाती है, और इन्हीं वर्ड्स या स्ट्रिंग्स का एक सेट बना देते हैं तो अपने पास में क्या बन जाती है? लैंग्वेज बन जाती है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब लैंग्वेज या सेट ऑफ जो ये सेट ऑफ स्ट्रिंग्स होती है, जैसे हमने एक वर्ड बनाया था 0, एक बनाया 1, एक 0 0, एक 1 1, इन सबको अगर कंबाइन करके एक हम सेट बना देते हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे? लैंग्वेज बोलेंगे। अब ज़रूरी नहीं है इसे इसी तरह से लिखा जाए, इसे हम नॉर्मल जो इंग्लिश होती है उसी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे हमने ये मान लो L1 है, दूसरी वाली L2 लैंग्वेज है, तो L2 को हमने क्या लिख दिया कि ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 1, वो सारी स्ट्रिंग्स जो 1 के साथ एंड हो रही है। तो अब इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? तो देखो सबसे पहले मैंने नॉर्मल 1 लिख दिया, 1 के साथ एंड हो रहा है। मैंने 0 1 लिख दिया, 1 के साथ एंड हो रही है। 0 0 1 लिख दिया, यानी स्ट्रिंग के एंड के अंदर 1 आना चाहिए। यानी इस तरह से मैं इसके स्टार्टिंग के अंदर कितने ही 0 लगा सकती हूँ, लास्ट में 1 आ सकता है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स बन सकती है। अदर देन दिस, मैं 1 से पहले 1 लगा दूँ, मैं 2 बार 1 लगा दूँ, मैं 3 बार 1 लगा दूँ, तो ये क्या है कि हम कितने भी स्टार्टिंग के अंदर हम कितने भी जीरोस और 1 लगा सकते हैं। मैं 0 1 0, लास्ट के अंदर एंडिंग में 1 आना चाहिए। मैं 1 1 0 1 इस तरह से लिख दूं, एंडिंग के अंदर 1 आ रहा है ना, तो वो सारी स्ट्रिंग्स जो 1 के साथ एंड हो रही है, यानी ये कैसी होगी? इनफाइनाइट स्ट्रिंग होगी। कैसी स्ट्रिंग होगी? इनफाइनाइट स्ट्रिंग होगी, लैंग्वेज होगी। तो लैंग्वेज कैन बी फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। लैंग्वेज फाइनाइट हो सकती है, इनफाइनाइट हो सकती है। जैसे यहाँ पर लैंग्वेज 1 लिखी हुई, ये कैसी है? फाइनाइट है, खत्म हो जा रही है। बट जो हमने बोला कि ऑल स्ट्रिंग्स एंडिंग विद 1, ये देखो 1 के साथ एंड हो रही थी, इसके अंदर हम कितनी भी नंबर ऑफ वर्ड्स को, स्ट्रिंग्स को इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रिंग और लैंग्वेज ये टॉपिक जो है समझ आया होगा। नेक्स्ट जो है ये भी आपके यूनिट का ही नाम है, फाइनाइट, ऑटोमेटा एंड रेगुलर एक्सप्रेशन। तो बात कर लेते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन की, ये क्या होता है। तो देखो, a regular expression is a formal way to represent a language. लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का जो फॉर्मल तरीका होता है उसे रेगुलर एक्सप्रेशन बोला जाता है, यूजिंग सिंबल्स एंड ऑपरेशंस। और इसको फॉर्मल वे के अंदर रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किसका किया जाता है? सिंबल्स का एंड ऑपरेशंस का। आगे हम फर्दर जब चीजें डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अब इसकी हम कुछ थोड़ी सी चीजें देख लेते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका यूनिट का आता है बेसिक मशीन की। बेसिक मशीन जो है बोला किसे जाता है, ठीक है। तो इन टीओसी अ मशीन इज अ मैथमेटिकल मॉडल दैट टेक्स इनपुट, प्रोसेस इट स्टेप बाय स्टेप एंड प्रोड्यूस आउटपुट। जो हमने स्टार्टिंग के अंदर बात करा था कि ऑटोमेटा काम कैसे करता है, कि कोई ना कोई आपसे इनपुट लेगा, देन उसको जो है प्रोसेस करने का काम करेगा एंड उसके बेसिस के ऊपर आपको आउटपुट दे देगा। तो वो बेसिक मशीन होती है, एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है। तो मशीन आप डिफाइन कर सकते हो, इसको एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि मशीन इज एन एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम दैट रीड्स एन इनपुट स्ट्रिंग एंड डिसाइड्स वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। यानी फाइनाइट ऑटोमेटा वाला काम कि उस स्ट्रिंग को या तो एक्सेप्ट कर रहा है या फिर रिजेक्ट कर रहा है। तो आपको डेफिनेशन समझ आई होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, पासवर्ड चेकर। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इनपुट। क्योंकि हमने क्या बात करी कि पहले इनपुट लेते हैं, प्रोसेस करते हैं स्टेप बाय स्टेप, एंड देन ये क्या करती है मशीन? आउटपुट प्रोड्यूस करती है। ओके,
तो इनपुट के अंदर इसने पासवर्ड लिया, पासवर्ड चेक करने, ये प्रोसेस करता है, जो भी इसके अंदर रूल्स होंगे उनको कंपैरिजन करेगा और उन बेसिस के ऊपर आउटपुट जो है डिसाइड करेगा कि भाई ये जो गिवन पासवर्ड है वो वैलिड है या फिर नहीं है। पासवर्ड चेकर क्या काम करता है कि पासवर्ड जो सिक्योर है या नहीं है, वैलिड है या नहीं, ये वाले पासवर्ड आप यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सिक्योरिटी और सेफ्टी पर्पज इसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो इस डायग्राम के थ्रू समझो कि कोई एक मशीन थी जिसको आपने इनपुट दिया, इनपुट के अंदर क्या दोगे आप, पासवर्ड्स दोगे। अब ये यहाँ पर प्रोसेसिंग करने का काम करेगा। प्रोसेस क्या करेगा, अलग अलग रूल्स देखेगा कि भाई इसके अंदर अल्फाबेट्स कैपिटल और स्मॉल दोनों के अंदर लिखे हुए हैं ना, इसके अंदर स्पेशल कैरेक्टर्स स्पेशल सिंबल्स का यूज कर रखा है ना, इसके अंदर नंबर्स भी लिख रखे हैं ना, और ऐसा तो नहीं है कि कहीं नाम ऐसे मतलब जो इजीली गैस कर पाए वैसा कुछ नाम है। ऐसी सारी चीजें, ऐसे सारे रूल्स को ये कंपेयर करता है, देखता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये एक्सेप्ट करेगा या तो रिजेक्ट करेगा, बता देगा कि भाई जो पासवर्ड है वो सिक्योर है नहीं। कुछ इस तरह की चीजें यहाँ पर होती है। जो आपको बेसिक मशीन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है फॉर्मल व्यू। अब जो एक बेसिक मशीन होती है इसके अंदर कुछ चीजें होती है, जैसे सबसे पहले इनपुट टेप, जिसे आप स्ट्रिंग बोल सकते हो, फाइनाइट कंट्रोल जिसे आप लॉजिक बोलोगे, आउटपुट डिसीजन, वही चीज जो हमने ऊपर बात करी, इनको थोड़ा सा फॉर्मल उसके अंदर नाम दे रखा है। अब किसी भी मशीन के लिए इनपुट क्या होता है, तो इनपुट इज ऑलवेज ए स्ट्रिंग ओवर एन अल्फाबेट सिग्मा, कि हमको कभी भी जब इस तरह से अल्फाबेट्स की एक स्ट्रिंग दे रखी होगी 1,2 और अब मतलब जो अल्फाबेट्स है वो दे रखे होंगे अब इससे जो भी स्ट्रिंग्स जनरेट हो रही होगी, तो हमेशा क्योंकि जो मेरे पास अल्फाबेट्स अवेलेबल है ना, अब यहाँ पर मैं जितने भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स जितने भी नंबर ऑफ वर्ड्स को जनरेट करूंगी वो सिर्फ इन्हीं 2 अल्फाबेट्स से मिलकर बने हुए होंगे। इनसे मिलकर बने होंगे, इनसे, वही होगा इनपुट। तो इनपुट कहाँ पर जाएगा, कहाँ से जाएगा मशीन को, स्ट्रिंग से जाएगा, और स्ट्रिंग कहाँ से बनी होगी, गिवन अल्फाबेट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक अल्फाबेट्स का सेट दिया हुआ है 0,1, तो 0,1 से हम क्या क्या स्ट्रिंग बना सकते हैं, 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0, मतलब हम इस तरह से 1 और 0 के कोई भी कॉम्बिनेशन जो है बना सकते हैं। जरूरी नहीं इनकी लेंथ 4 ही हो, हम फर्दर लिख सकते हैं, हम कितने भी इसकी लेंथ जो है रख सकते हैं। अब इसकी वर्किंग की बात कर लेते हैं। तो बेसिक मशीन जो है वो किस तरह से काम करती है। फॉर एग्जांपल एक इनपुट है 101, तो सबसे पहले मशीन स्टार्ट कर रही होगी इनिशियल स्टेट से। ये सिर्फ एक मशीन की नहीं, कोई भी मशीन है और जो एब्स्ट्रैक्ट मशीन हो किस तरह से काम करती है, सबसे पहले इनिशियल स्टेट से भाई स्टार्ट होती है वो, फिर वो क्या करती है, इनपुट जो मिलते हैं उन सिंबल्स को रीड करती है 1 बाय 1। इंटरनल स्टेट के अंदर चेंजेस होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग बोलते हैं। और जब कंप्लीट इनपुट उसे मिल जाता है, प्रोसेसिंग वो कर लेती है, तो अगर वो वैलिड होता है तो वो क्या कर देती है, एक्सेप्ट कर देती है, और अदरवाइज वो क्या कर देती है, रिजेक्ट कर देती है। अब 2 वर्ड हम कब से यूज कर रहे हैं कि एक्सेप्ट और रिजेक्ट। अब इस एक्सेप्ट और रिजेक्ट का मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है कि स्ट्रिंग बिलोंग्स टू लैंग्वेज, यानी जो स्ट्रिंग है वो किससे बिलोंग कर रही है, लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है। यानी हम यहाँ पर जो भी लैंग्वेज देंगे, जैसे हमने ऊपर दिया था कि भाई जितने भी स्ट्रिंग्स है वो किसके साथ में एंड होनी चाहिए, 1 के साथ में एंड होनी चाहिए। जितनी भी स्ट्रिंग्स है किसके साथ में एंड होनी चाहिए, 1 के साथ एंड होनी चाहिए। तो ये एक लैंग्वेज है, तो वो एक्सेप्ट कर रही है, इट मीन्स कि वो बता रही है कि जो गिवन स्ट्रिंग है वो उस लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है, और नहीं तो नहीं बिलोंग कर रही है, और नहीं बिलोंग कर रही है तो वो क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। तो ये कोई भी जो एब्स्ट्रैक्ट मशीन होती है इसी तरह से अपना वर्क करती है, प्रोसेसिंग करती है। ठीक है, अब इसके अपन कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले है इनपुट टेप, इट कंटेन्स इनपुट स्ट्रिंग्स। देखो मैं थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करती हूँ। कुछ इस तरह से आपकी इनपुट टैप होती है, और यहाँ पर जो आपके स्ट्रिंग्स के सिंबल्स लिखे हुए होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है अपने पास में 1011, तो ये आपकी इनपुट टैप हो गई। ये 1011 ये इसके अंदर एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो पहली चीज इनपुट टैप, ये क्या होगी, आपकी इनपुट टैप है जो यहाँ पर आपको दिख रही है। इट कंटेन्स इनपुट स्ट्रिंग्स, यानी रीड सिंबल बाय सिंबल। अब इसके अंदर ही इनपुट स्ट्रिंग्स लिखी हुई है 1011। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हेड, जिसे बोलते हैं रीडर। इट रीड्स इनपुट, या तो ये मूव करता है लेफ्ट की तरफ या ये मूव करता है राइट की तरफ। एडवांस मशीन्स के अंदर इन जनरल वो लेफ्ट टू राइट जो है मूव कर रही होती है। फॉर एग्जांपल ये अपना क्या हो गया, यहाँ पर हेड हो गया, या तो ये इधर को मूव कर रहा होगा या फिर ये इधर को मूव कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंट्रोल यूनिट, ब्रेन ऑफ मशीन, डिसाइड नेक्स्ट स्टेप। अब ये क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स या फिर रिस्ट्रिक्शंस बोल दो, जो इस लैंग्वेज के ऊपर लगाई हुई होती है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिस्ट्रिक्शन या दैट लैंग्वेज ये क्या कर रही होगी मशीन, उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप को डिसाइड कर रही होगी कि भाई इसे राइट में मूव करना है, इसे लेफ्ट में मूव करना है, इसे एक्सेप्ट करना है, या फिर एक बार इसको छोड़कर नेक्स्ट पर बढ़ना है, या फिर इसको स्टैक के अंदर इंक्लूड करके नेक्स्ट पर बढ़ना है। ये हम जब आगे क्वेश्चंस कर रहे होंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल के लिए कंपोनेंट्स
समझ रहे हैं तो एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो कंपोनेंट आता है वो आता है स्टेट आता है। अब स्टेट क्या हो गया, रिप्रेजेंट करंट कंडीशन की फिलहाल के लिए इनपुट के अंदर क्या है, कौन से उसके ऊपर है, ठीक है। तो आई होप आपको कंपोनेंट्स इसके समझ आए होंगे। नेक्स्ट आता है बेसिक मशीन के कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहली चीज देखो भाई, इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी, ठीक है। दूसरी चीज, ये इनपुट को रीड कर रहा होगा स्टेप बाय स्टेप। ये स्टार्ट स्टेट जो है उसके अंदर होगी, फाइनल स्टेट भी इसके अंदर होगी, और बाइनरी जो है आउटपुट ये हमें देता है। यानी ये हमें ये नहीं देगा कि भाई क्या चीज जनरेट हो रही है क्या नहीं हो रही है, ये हमें या तो बोलेगा कि भाई यहाँ चीज ये जो स्ट्रिंग है वो एक्सेप्ट कर ली है मशीन ने, या फिर ये रिजेक्ट, यानी बाइनरी आउटपुट्स देता है, ट्रू एंड फॉल्स, एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट। तो आपको यहाँ तक चीजें समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है फाइनाइट स्टेट मशीन। अब फाइनाइट स्टेट मशीन, जिसको शॉर्ट के अंदर FSM बोला जाता है, तो इट इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन टीओसी। अब देखो आपके इस यूनिट के अंदर से कोई भी टॉपिक एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लिया जाता है, तो पहली चीज तो आप ये इंक्लूड कर दो कि इट इज कोर कॉन्सेप्ट ऑफ टीओसी, इट इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ टीओसी, या फिर इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन टीओसी। एक लाइन यहाँ से फिनिश हो गई, फिर आप उस चीज की जो है डिफाइन करना स्टार्ट करो। तो फाइनाइट स्टेट मशीन या फिर FSM इज अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन। ये कंप्यूटेशन का मैथमेटिकल मॉडल होता है जो that has finite number of states, जिसके अंदर finite number of states होती है। it process input symbol by symbol, यानी अभी हमने जो स्टेप की बात करी जिसके अंदर यहाँ पर सिंबल्स इंक्लूड करे हुए होते हैं, तो ये इनको क्या करता है, वन बाय वन करके सिंबल बाय सिंबल करके प्रोसेसिंग करने का काम करता है। चेंज स्टेट बेस्ड ऑन इनपुट, इनपुट के बेसिस के ऊपर जो स्टेट को चेंज करता है, एंड प्रोड्यूस आउटपुट या तो एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट, दो ही यानी बाइनरी आउटपुट्स को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो FSM is a machine that moves between states depending on input symbols। तो यहाँ से क्या चीज समझ आई कि जो FSM मशीन है उसके अंदर इनपुट सिंबल के बेसिस के ऊपर जो स्टैंड मतलब जो स्टेट्स होती है वो किस पर डिपेंड कर रही होती है, इनपुट सिंबल्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। फॉर एग्जांपल एक ट्रैफिक लाइट का सिस्टम है, ठीक है, तो इसके अंदर 3 स्टेट्स है, रेड, येलो या फिर ग्रीन। आप यहाँ पर ट्रैफिक लाइट्स का देखते हैं, यहाँ पर 3 सिंबल्स होते हैं, रेड होता है, येलो होता है और ग्रीन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इनपुट आपका क्या दिया हुआ होता है, टाइमर दिया होता है। अभी हमने बात करा कि स्टेट्स किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, आपके इनपुट सिंबल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। तो इनपुट के अंदर जो टाइमर दे रखा है, जितने टाइम दे रखा है कि भाई 60 सेकेंड्स, तो जो आपकी रेड वाली लाइट है वो ये रेड हो गया समझ लो, या आपका येलो हो गया और लास्ट वाली आपकी ग्रीन होगी। तो ये कितना टाइम तक रहेगी, रेड लाइन 60 सेकंड्स तक रहेगी। और उसके बाद में हमने टाइमर दे रखा है कि भाई 15 सेकंड्स तक जो है वो येलो वाली लाइन हो रहा है, तो ये फिर 15 सेकंड रहेगी। और देन हमने बोल रखा है कि भाई 72 सेकंड्स तक आपकी ग्रीन लाइट रहे, जिससे कि गाड़ियां इधर उधर चली जाए, तो वो आपका ग्रीन सिग्नल हो गया। तो इस इनपुट के बेस के ऊपर आपकी स्टेट्स चेंज हो रही है, और आउटपुट के अंदर हमें क्या आउटपुट मिलता है, लाइट चेंज मिल रही है। या तो ये हो जाएगी या ये हो जाएगी ऑन, या फिर ये ऑन हो जाएगी, यानी एक लाइट को ऑफ करने का एक लाइट को ऑन करने का काम हो रहा है। तो आपको FSM का मैकेनिज्म समझ आएगा। एक एग्जांपल, इस तरह के आप एग्जांपल्स जो एग्जाम के अंदर मेंशन कर सकते हैं, देन उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके अपन कंपोनेंट्स की बात करें या फिर इसकी अपन फॉर्मल डेफिनेशन की अगर बात करें, तो FSM या फिर फाइनाइट स्टेट मशीन इज डिफाइंड एज, इसको हम जो है 5 टपल्स बोल दो, इनसे जो है हम क्या करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। तो इसका पहला सिंबल है Q, देन सिग्मा, देन रो, देन Q नॉट एंड देन F, ठीक है। तो अब इनका मतलब क्या होता है, इस Q का मतलब होता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट्स का जो फाइनाइट सेट होता है वो आपका Q होता है। यानी अगर हम इस वाले एग्जांपल की उसमें बात करें तो आपके स्टेट्स क्या हो जाएगी, रेड हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, 3 स्टेट्स है। तो 3 स्टेट्स आपकी फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स है। देन आपका सिग्मा क्या होता है, इनपुट अल्फाबेट्स जो भी होते हैं। तो इस केस के अंदर इनपुट के अंदर टाइमर था, किसी केस के अंदर हो सकता है 1 और 0 हो आपका, किसी केस के अंदर हो सकता है आपका A और B हो। तो जो भी इनपुट अल्फाबेट्स होते हैं उनको सिग्मा के उससे डिनोट किया जाता है। देन आपका रो ये क्या होता है, ट्रांजिशन फंक्शन होता है, जिसको हम आगे फर्दर डिटेल के अंदर समझ आएगा जब हम क्वेश्चंस कर रहे होंगे। देन क्यू नोट आपका स्टार्ट स्टेट होता है, यानी जो भी स्टार्टिंग स्टेट होगी उसको क्यू नोट से डिनोट किया जाता है। देन एफ आपका जो है फाइनल स्टेट होता है, ठीक है। तो आपको फिलहाल के लिए इतना समझना है कि कौन से 5 टपल्स होते हैं, इन पांचों का जो है मतलब क्या होता है। अब इसकी वर्किंग समझते हैं कि कैसे जो है FSM वर्क करता है। तो सबसे पहली चीज, क्योंकि हम
पूरा जो है मैकेनिज्म, सारी जो चीज़ें कंप्यूटेशनल मॉडल है और वो एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन के थ्रू काम कर रही है। तो कोई भी मशीन कैसे काम करती है भाई, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होती है, जो भी हमने ऊपर बात करी बेसिक मशीन की, उसमें कि स्टार्ट करती है इनिशियल स्टेट से। अब यहाँ पर हमने क्योंकि स्टार्ट स्टेट को क्या सिंबल से डिनोट कर दिया, क्यू नोट से डिनोट कर दिया, तो उसे यहाँ हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, क्यू नोट से डिनोट करते हैं। सेकेंड स्टेप आता है कि भाई ये स्ट्रिंग्स को रीड करती है लेफ्ट टू राइट। हमने इनपुट टैप की बात करी, तो अब यहाँ पर हेड स्टेट था जो कि भैया तो लेफ्ट मूव कर रहा होगा या फिर राइट मूव कर रहा होगा। तो यहाँ पर इन्होंने बोल दिया कि इसके अंदर स्ट्रिंग्स को रीड कैसे किया जाएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ जो है रीड किया जाएगा, ठीक है। अब फॉर ईच सिंबल अप्लाई ट्रांजिशन, हर सिंबल के लिए ट्रांजिशन अप्लाई होते हैं। ट्रांजिशंस कैसे अप्लाई होते हैं भाई, आपकी जो क्यू नोट है वो आपकी स्टार्टिंग स्टेट है। अब फॉर एग्जांपल मुझे जो है जीरो को अगर मैं एक्सेप्ट, जीरो अगर मशीन को मिलता है तो वो या तो अपनी स्टेट चेंज कर रहा होगा, यानी नेक्स्ट स्टेट Q1 पर जा रहा होगा, या फिर वो खुद ही के ऊपर लूप बना रहा होगा। फॉर एग्जांपल जीरो आए तो वो खुद पर लूप बनाए, वन आए तो वो स्टेट को चेंज कर ले, तो वन आएगा तो Q1 पर चले जाएगा, फिर टू आएगा तो वो जो है Q2 पर चले जाएगा, और फर्दर कोई वन आए तो ये वापस जो है Q1 पर चले जाएगा, यानी अगर Q2 है तो वो फाइनल स्टेट पर चले जाएगा। ये भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा मैंने क्या फाइनल स्टेट कैसे बोल दिया। ये आगे अगर हम आगे जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन देख रहे होंगे कि किस तरह से हम इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहाँ पर आपको ये डायग्राम थोड़ा और अच्छे से समझ आएगा। फिलहाल के लिए समझ लो, हर सिंबल के लिए ट्रांजिशन अप्लाई होता है और नेक्स्ट स्टेट पर मूव करते हैं ट्रांजिशन अप्लाई करने के बाद में, और जब कंप्लीट इनपुट मिल जाता है तो वो फाइनल स्टेट पर अगर पहुंच गया, मैंने देखो यहाँ पर एक एरो लगाया फर्स्ट सर्कल से पहले, इस एरो का मतलब होता है स्टार्टिंग स्टेट, यानी रिप्रेजेंटेशन होता है स्टार्टिंग स्टेट का, और मैंने यहाँ पर जो है दो सर्कल ड्रॉ करे, इस दो सर्कल का मतलब होता है फाइनल स्टेट। तो ये यही बोल रहा है कि अगर पूरा इनपुट लेने के बाद में इनपुट उसके पास चले जाएगा और प्रोसेस कर लेगा, तो जो सबसे लास्ट में इनपुट होगा उसके थ्रू अगर हम फाइनल स्टेट पर जाकर रुकते हैं, यानी यहाँ पर आकर रुकते हैं, इट मीन्स कि उस लैंग्वेज ने स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया है, अदरवाइज रिजेक्ट कर दिया है। तो ये वर्किंग है बेसिक सी, आई होप आपको समझ आई होगी। रिप्रेजेंटेशन हम FSM को रिप्रेजेंट तीन तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका है ट्रांजिशन डायग्राम, जिसे हम स्टेट डायग्राम भी बोलते हैं। दूसरा तरीका है ट्रांजिशन टेबल, जिसे हम स्टेट टेबल भी बोलते हैं। और तीसरा तरीका है मैथमेटिकल फॉर्म, जिसे हम ट्रांजिशन फंक्शन भी बोलते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, काफी इजी टॉपिक्स हैं, आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो पहली चीज हो गई ट्रांजिशन डायग्राम या फिर स्टेट डायग्राम। क्या होता है इसको अच्छे से समझते हैं। तो इसको अच्छे से समझने से पहले कुछ चीजें देखो, यहाँ पर एक लिखा हुआ है Q0, Q1 और Q2। क्या लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है Q0, Q1 और Q2, ठीक है। और दूसरी चीजें क्या लिखी हुई, एक लिखा हुआ है 0 1 1 0, हर जगह ये लिखा हुआ है। तो दूसरी चीज लिख रखी है इन्होंने 0 और 1। और क्या दिख रहे हैं, और आपको यहाँ पर एरोज दिख रहे हैं, तो ये आपकी एजेस हो गई। एक चीज नोटिस कर रहे होगी, यहाँ पर और यहाँ पर आपको सिंगल सर्कल दिख रहा है, बट लास्ट के अंदर आपको डबल सर्कल दिख रहा है। तो ठीक है भाई, एक डबल सर्कल दिख रहा है। अब बाकी में तो चलो Q1 से लेके Q2 तक का वो है डिस्टेंस, Q0 से लेके Q1 की तरफ जो है वो आपको वो डिनोट कर रहा है कि इधर की तरफ जाना है, या फिर यहाँ Q2 से लेके Q0 तक जाना है। बट इस फर्स्ट वाले एरो जो लगा रखा है, तो स्टार्टिंग के अंदर एक फर्स्ट एरो भी लगा रखा है। तो ये तीन चार चीजें जो आपको इस डायग्राम के अंदर देखने को मिली। तो पहली चीज, ये Q0 Q1 Q2 जो है ये क्या होती है, आपकी स्टेट्स होती हैं। 0 और 1 क्या है, आपके इनपुट सिंबल्स हैं। तो इनपुट सिंबल्स को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्टेट्स, सेट ऑफ स्टेट्स को हम Q से डिनोट करते हैं। यहाँ पर ये जो एरो है ये आपका क्या है, Q नोट है। Q नोट क्या होता है, आपकी स्टार्टिंग स्टेट होती है। तो जहाँ पर ये एरो लगा हुआ है तो ये बता रहा है कि Q नोट आपकी स्टार्टिंग स्टेट है। देन आपके दो सर्कल बन रखे हैं Q2 के ऊपर, ये आपकी क्या बताता है, फाइनल स्टेट है। और फाइनल स्टेट को हम किससे डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं। तो अभी हमने जो है पांच इसके अंदर टपल्स की बात करी हुई है। FSM के अंदर 5 टपल्स होते हैं। एक सिग्मा हमने देख लिया जिसके अंदर इनपुट सिंबल्स है, तो भाई इसके अंदर इनपुट सिंबल्स है। हमने क्यों देख लिया, सेट ऑफ स्टेट्स, फाइनाइट स्टेट्स। हमने फाइनल स्टेट देख ली, हमने इनिशियल स्टेट देख ली। एक और थी उसके अंदर जो हमने रो के थ्रू पढ़ा था, ये क्या होती है, ट्रांजिशन होती है। अब ट्रांजिशंस क्या है, ये जो एरो है ये जो दिखा रही है कि Q1 से Q2 जाना है या फिर खुद के ऊपर लूप बनाना है, ये है ट्रांजिशन। इसको थोड़ा डिटेल के अंदर समझते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहली स्टेट हम मैंने बात करी कि जो आपकी Q0 है, Q1 है और Q2 है, वो क्या स्टेट्स हैं। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, ट्रांजिशन समझाना चाह रही हूँ। तो इनपुट आपका 0 मिल रहा है या फिर आपको इनपुट 1 मिल रहा है, ठीक है।
तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग स्टेट की बात करते हैं कि Q0 के ऊपर, Q0 के ऊपर अगर आपको 1 मिलता है तो क्या होगा, वो लूप करके खुद ही स्टेट के ऊपर रहेगा। यानी जब इसको इनपुट के अंदर 1 मिल रहा है Q0 को, तो उसकी नेक्स्ट स्टेट भी कौन सी रहेगी, Q0 या Q0 ही रहेगी। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अगर इस Q0 को 0 मिलता है तो वो कहाँ पहुँचेगा, Q1 के ऊपर पहुँचेगा। तो इस Q0 को जब 0 इनपुट मिल रहा होगा तो वो कहाँ पहुँच रहा है, Q1 के ऊपर पहुँच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गई, आपकी स्टेट चेंज हो गई। क्या हो गई, स्टेट चेंज हो गई। ये है आपका ट्रांजिशन। यहाँ पर वो सेम स्टेट पर रहा, ये है आपका ट्रांजिशन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि देखो Q1 के ऊपर अगर 0 मिलता है तो वो खुद के ऊपर जो है वापस लूप बना रहा है। यानी Q1 को जब इनपुट के अंदर 0 मिल रहा है तो वो नेक्स्ट स्टेट भी कौन सी उसकी, Q1 ही है। यानी वो वहीं पर रह रहा है, आगे नहीं जा रहा है। और Q1 को जब 1 मिल रहा है तो वो कौन से पर जा रहा है, Q2 के ऊपर जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है, Q2 पर जा रहा है। Q2 की अगर बात करें, Q2 को जब 0 मिल रहा है तो वो क्या कर रहा है, वापस बैक चले जा रहा है, वापस Q1 के ऊपर चले जा रहा है। तो जब 0 मिल रहा है तो उसकी नेक्स्ट स्टेट कौन सी है, Q1 है। और जब इसको 1 मिल रहा है तो वो कहाँ चले जा रहा है, वापस Q2 के ऊपर चले जा रहा है। कहाँ चले जा रहा है, वापस Q2 के ऊपर चले जा रहा है। तो कुछ इस तरह से इसकी ट्रांजिशंस जो है काम कर रही है। तो ये आपका ट्रांजिशन डायग्राम होता है जब हम ट्रांजिशंस को रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, ये पहला तरीका हो गया रिप्रेजेंट करने का FSM को। दूसरा तरीका होता है ट्रांजिशन टेबल, जो भी मैंने यहाँ पर बात करी कि क्या इनपुट मिलने के ऊपर कौन सी स्टेट से कौन सी स्टेट के ऊपर जो है ट्रांसफर हो रहा है, कौन सी स्टेट के ऊपर जा रहा है, उसी को हम इस तरह से ट्रांजिशन टेबल के थ्रू दिखाते हैं। तो यहाँ पर अपनी क्या आती है, आपकी स्टेट्स आती हैं, और यहाँ पर आपके क्या आते हैं, इनपुट आते हैं ऑन द वे, और नेक्स्ट स्टेप्स आती हैं। तो इनपुट आपके कौन से हो गए, 0 और 1 हो गए, और नेक्स्ट स्टेप आपकी कौन सी हो गई, नेक्स्ट स्टेट्स कौन सी हो गई, ये वाली स्टेट्स हो गई। यही चीज़ जो है मैंने आपको यहाँ पर बताई है कि भाई अगर हम Q2 के ऊपर 1 मिल रहा था, Q0 पर जा रहे हैं ना। तो यही वाली जो ट्रांजिशन टेबल है यहाँ पर बन रखी है, तो ये आपको समझ आई होगी। अब इस ट्रांजिशन टेबल के अंदर हम दो सिंबल्स का यूज़ करते हैं, ये और ये। इनका क्या मतलब होता है, तो अब देखो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि इस वाले एरो का क्या मतलब है कि भाई स्टार्टिंग स्टेट है Q0। ठीक है, तो अब जब हम ट्रांजिशन टेबल के अंदर किसी को कैसे पता लगेगा कि भाई स्टार्टिंग स्टेट कौन सी थी, तो जहाँ पर हम स्टेट्स लिखते हैं, जो सबसे स्टार्टिंग स्टेट होती है, सबसे स्टार्टिंग मीन्स जो आपकी इस डायग्राम के अंदर स्टार्टिंग है, उसके बाद हम जो है इस तरह से एरो का सिंबल लगाते हैं। ये हमें बताती है कि स्टार्ट है या फिर इनिशियल स्टेट है। और जहाँ पर हम इस तरह का स्टार का जो है सिंबल लगाते हैं, जैसे Q2 पर लगाया है, वो हमें क्या बताता है, फाइनल स्टेट बताता है ट्रांजिशन टेबल के अंदर। और वही यहाँ पर कैसे पता चल रहा था, इस डबल सर्कल से पता चल रहा था। ठीक है, नेक्स्ट तरीका आता है मैथमेटिकल फॉर्म, जिसे हम ट्रांजिशन फंक्शन बोलते हैं। इन रियल जो रो था उसे हम किस तरह से लिखते हैं, तो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब कुछ इस तरह से समझो। यहाँ पर ये डायग्राम दिख रहा है आपको। अब इसके अंदर या फिर इस ट्रांजिशन टेबल के थ्रू समझ लो कि भाई जब Q0 के ऊपर 0 है तो नेक्स्ट स्टेप मिल रही है Q1। इसी को यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर लिखा है कि रो, यानी ये ट्रांजिशन फंक्शन है जो बता रहा है कि Q0 को अगर 0 मिला तो हम कहाँ पर गए, Q1 के ऊपर गए। Q0 को जब 0 मिला तो हम कहाँ पर गए, Q1 के ऊपर गए। यहाँ ध्यान से देखो, Q0 है और इसको 0 मिला तो कहाँ पर चले गए, Q1 के ऊपर चले गए। तो उसी को यहाँ लिखा है, Q0 को जब 1 मिला तो कहाँ गए, Q0 को जब 1 मिला तो वो खुद ही के ऊपर लूप बना रहा है। तो क्या कर रहा है, खुद ही के ऊपर, यानी Q0 के ऊपर ही लूप बना रहा है। ये चीज़ आई होप आपको समझ आ रही होगी। अब देखो Q1 के ऊपर जब 0 आ रहा है तो वो खुद पर लूप बना रहा है। Q1 के ऊपर जब 0 आ रहा है तो खुद ही पर लूप बना रहे हैं, वापस नेक्स्ट स्टेट भी Q1 ही है। तो कुछ इस तरह से जो है आपकी, इसे आप ट्रांजिशन फंक्शन या फिर मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, FSM की, फाइनाइट स्टेट मशीन की। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तीनों तरीके के रिप्रेजेंटेशन आपको समझ आए होंगे। स्टार्ट स्टेट का रिप्रेजेंटेशन, फाइनल का रिप्रेजेंटेशन, इनपुट सिंबल्स, ट्रांजिशन फंक्शन और सेट ऑफ फाइनाइट स्टेट्स। तो ये पांचों के पांचों आपके, इसको हम Q0 से स्टार्टिंग स्टेट को, फाइनल स्टेट को हम F से, सेट ऑफ इनपुट्स हो गए, ये आपके ट्रांजिशन फंक्शन हो गया, और ये आपके सेट ऑफ स्टेट्स हो गई। तो ये 5 जो है टपल्स होते हैं आपके उसके FSM के।
नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ एफएसएम। एफएसएम के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। तो पहला होता है आपका एक्सेप्टर, जिसे हम रिकग्नाइजर भी बोलते हैं। ये क्या करता है, आउटपुट के अंदर या तो हमें आउटपुट देता है एक्सेप्ट या फिर हमें आउटपुट देता है रिजेक्ट। जो कहाँ पर यूज होता है, डीएफए और एनएफए, जिसे हम आगे फर्दर जो है वो कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। डीएफए आपका डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया, एनएफए आपका नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ एफएसएम जो आता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर क्या होता है, आउटपुट के अंदर हमें एक आउटपुट जनरेट करके देता है। अब यहाँ तो हमें गिवन स्ट्रिंग का बता रहा है कि भाई ये स्ट्रिंग जो है उस लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है। कर रही है तो एक्सेप्ट, नहीं कर रही है तो रिजेक्ट, ठीक है। बट ट्रांसड्यूसर के केस में क्या होता है, ये जनरेट करता है आउटपुट को, यानी हमें ये नहीं बता रहा है कि भाई एक्सेप्ट कर रहा है रिजेक्ट कर रहा है, ये हमें एक नया आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। और जो किन के थ्रू किया जाता है, मीले और मूरे मशीन के थ्रू किया जाता है, जो हम आगे फर्दर डिटेल के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका ट्रांजिशन ग्राफ। तो देखो मैंने आपके सिलेबस के अंदर जो भी टॉपिक्स इंक्लूड है ना, वन बाय वन करके सारे के सारे इस यूनिट के अंदर कवर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ट्रांजिशन ग्राफ, इससे पहले आपका एफएसएम टॉपिक था। एफएसएम को हमने कंप्लीट डिटेल के अंदर कवर कर लिया कि भाई वो होता है क्या है, उसकी फॉर्मल डेफिनेशन, उसके टपल्स या फिर कंपोनेंट्स उसको आप बोल लो, उनको हमने कंप्लीट पढ़ लिया, उसके टाइप्स पढ़ लिए। नेक्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ होगा एफएसएम के बाद में ट्रांजिशन ग्राफ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखो सबसे पहले फाइनाइट ऑटोमेटा देख लिया, रेगुलर एक्सप्रेशन देख ली, बस बेसिक मशीन देख ली, फाइनाइट स्टेट मशीन देख ली। अगला टॉपिक अपना है ट्रांजिशन ग्राफ, ठीक है। तो ट्रांजिशन ग्राफ के बारे में जो है पढ़ लेते हैं। तो अब यहाँ पर देखो ट्रांजिशन ग्राफ के केस में बात करें तो ये क्या होता है, इट इज अ ग्राफ और डायग्राम दैट शोज हाउ अ मशीन मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर बेस्ड ऑन इनपुट। कि भाई इनपुट के बेसिस के ऊपर किस तरह से जो है अपना जो मशीन है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट के ऊपर क्या करता है, ट्रांजिशन करता है, मूव करता है। जो हम बात कर रहे हैं क्यू नोट से क्यू वन पर कैसे जा रहा है, क्यू वन से क्यू टू पर कैसे जा रहा है, वापस पीछे कैसे आ रहा है, वो आपका इनपुट के बेस के ऊपर कैसे होता है और उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वो होता है आपका ट्रांजिशन ग्राफ होता है। तो ट्रांजिशन ग्राफ जिसे शॉर्ट के अंदर टीजी लिखा जा सकता है, इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फाइनाइट ऑटोमेशन। फाइनाइट ऑटोमेशन का ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जहां पर हम क्या बताते हैं, स्टेट्स को हम नोड्स या फिर सर्कल के अंदर जो है रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी अपन ने डायग्राम के थ्रू पढ़ा था कि सबसे पहले अपना जो है क्यू नोट था, जो एक सर्कल के अंदर था, उससे पहले एरो लग रखी थी। देन हम जो है क्यू वन के ऊपर जा रहे थे, देन हम जो है क्यू टू के ऊपर जा रहे थे, और Q2 के ऊपर दो सर्कल बने हुए थे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ इस तरह से लूप्स भी बने हुए थे। तो स्टेट्स क्या हो गई, जिनको हम नोड्स या फिर सर्कल्स के अंदर दिखाते हैं। तो यहाँ क्यू नोट है, Q1 है और Q2 है, ये नोड्स या सर्कल्स के अंदर दिखे हुए हैं। तो ये अपनी क्या है, स्टेट्स हैं। ट्रांजिशंस आर शोन एज एजेस या फिर एरोज। हम ट्रांजिशंस को एजेस या फिर एरो से दिखाते हैं कि भाई 0 आएगा तो कहाँ जाएगा, 1 आएगा तो कहाँ जाएगा। तो ये क्या हो गई, आपकी ट्रांजिशन शो हो रही है, किन के थ्रू हो रही है, एरो के थ्रू हो रही है, इनके एजेस के थ्रू हो रही है। एजेस आर लेबल्ड विद इनपुट सिंबल। एजेस को लेबल किया जाता है इनपुट सिंबल्स के थ्रू, यानी हम बता रहे हैं इनपुट में 0 मिल रहा है तब ये ट्रांजिशन हो रही है, तभी एज यहाँ से वहाँ जा रही है। ये वापस खुद पर लूप बना रही है, जब उसे इनपुट में 1 मिल रहा है, यहाँ 1 मिल रहा है तब वो उधर जा रही है, 0 मिल रहा है तब ये इधर आ रही है। तो ये जो ट्रांजिशंस है, ये जो इनपुट सिंबल्स है, इनको हम इन ट्रांजिशंस के ऊपर, इन एजेस के ऊपर क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो आपको ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा ट्रांजिशन ग्राफ वाला, जो हमने एफएसएम के रिप्रेजेंटेशन में भी देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब कंपोनेंट्स। तो कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले देखो स्टेट्स या फिर वर्टिसेस। अब तक आपको समझ आ गई है कि स्टेट्स किसे बोलते हैं, क्यू नोट, क्यू वन, क्यू टू, ये आपकी स्टेट्स है, यानी मशीन की कंडीशंस को रिप्रेजेंट करती है। दूसरा ट्रांजिशन या एजेस है, ये भी आपको समझ आ गई कि भाई एरो शो करती है मूवमेंट को, कि कौन से कहाँ जा रहा है, किस इनपुट के ऊपर। नेक्स्ट आता है लेबल। तो ये इनपुट सिंबल्स होते हैं या फिर रेगुलर एक्सप्रेशंस होती है, जो हम इन एजेस के ऊपर लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ए लिखा हुआ है तो ये से कुछ भी इनपुट सिंबल हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है स्टार्ट स्टेट, जिसे हम इनकमिंग एरो के थ्रू जो है शो करते हैं। तो यहाँ पर देखो क्यू नोट से पहले जो ये एरो लग रखा है, ये स्टार्ट स्टेट बता रहा है। एंड देन आता है फाइनल स्टेट, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डबल सर्कल से। तो यहाँ पर फाइनल स्टेट पर डबल सर्कल जो है लग रखा है। तो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू भी आप समझ सकते हैं कि एक लैंग्वेज दी है कि वो स्ट्रिंग्स जो 1 के साथ में एंड हो रही है। तो अब देखो अपने पास में कोई भी स्ट्रिंग आएगी, फॉर एग्जाम्पल 0 1 आएगी, 1 1 1 आएगी, 0 0 0 1 आएगी, 1 0 1 0 1 आएगी। ये कुछ 4 एग्जाम्पल्स लिए, मैं इन चारों एग्जाम्पल्स को इस मशीन में एक्सेप्ट करके दिखाती हूँ कि कैसे भाई जो चीज़ें काम कर रही है। तो सबसे पहले देखो, अगर मेरे पास ये स्ट्रिंग है तो ये मशीन कैसे काम कर रही है, ये इसको एक्सेप्ट कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। कौन कौन सी ये मशीन
किस लैंग्वेज के लिए बनाई है? उस लैंग्वेज के लिए बनाई है जो भाई स्ट्रिंग, ऐसे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करेगा जो 1 के साथ में एंड हो रही है, ठीक है। तो मेरे पास ये स्ट्रिंग है 1 के साथ एंड हो रही है, यानी सबसे लास्ट में क्या है 1 है। इट मीन्स कि ये वाली स्ट्रिंग इसमें एक्सेप्ट होनी चाहिए। देखते हैं भाई हो रही है नहीं हो रही है। सबसे पहले देखो मेरे पास 0 है, एक मेरे पास फाइनल इनपुट टैब है जिसके अंदर पहले 0 मिलता है और बाद में 1 मिलता है। तो मेरा यहाँ पर अभी जो हेड है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो जब मेरे पास 0 मिला तो इसने बोला कि भाई जब 0 मिलेगा तो मैं खुद ही के ऊपर रहूंगा, मेरी यही ट्रांजिशन रहेगी। तो भाई ठीक है अभी तक। नेक्स्ट इसे 1 मिलता है तो क्यू नॉट ने बोला 1 मिलते ही मैं चले जाऊंगा Q1 के ऊपर। तो क्या मेरा फाइनल जब 1 आया तो क्या मैं इस फाइनल वाली स्टेट के ऊपर हूँ, फाइनल स्टेट पर हूँ? बिल्कुल हूँ। इट मीन्स कि मेरी स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। इस एग्जाम्पल के लिए देखते हैं 1 1 एंड 1। तो देखो जब मेरे पास पहला 1 आएगा तो मेरा स्टार्ट हो रही है मशीन। पहला 1 आते ही Q1 ने बोला कि भाई चले जाओ आप Q1 के पास में। तो भाई पहले 1 आते ही Q1 पर चले गए। बट आते ये नहीं बोलना कि भाई एक्सेप्ट हो गई, नहीं, बाकी भी तो अभी और इनपुट्स लेने। सारे इनपुट्स लेने के बाद में भी अगर स्टेट अपनी फाइनल रहती है तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई जो गिवन मशीन है वो इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। अब मुझे नेक्स्ट 1 लेना है तो 1 लेके मैं अभी कहाँ पहुंच रही हूँ, Q1 के ऊपर। अब नेक्स्ट 1 लेंगे तो वो इसी स्टेट पर मिलेगा। अब यहाँ पर अगर मुझे 1 मिलता है तो इसने खुद ही पर लूप बना रखा कि भाई जब जब 1 इनपुट आएगा मैं खुद ही के ऊपर रहूंगा, ठीक है भाई। सेकंड 1 भी इसने एक्सेप्ट कर लिया। नेक्स्ट वाला 1 मिलता है तब भी ये खुद के ऊपर रहेगा। तो क्या फाइनल 1 एक्सेप्ट करने के बाद भी हम फाइनल स्टेट के ऊपर है यानी Q1 स्टेट में है? बिल्कुल है। इट मीन्स कि ये वाली स्ट्रिंग भी क्या हो गई है, इस मशीन ने एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 0 0 0 और लास्ट में एक 1 है। अगर ये लें 3 बार 0 और 1 तो देखो 3 बार 0 आएगा तो ये खुद के ऊपर लूप बना लेगी और लास्ट वाला 1 आते ही कहाँ पहुंचा देगी, हमें फाइनल स्टेट पर पहुंचा देगी। मतलब ये वाली स्ट्रिंग भी जो एक्सेप्ट हो रही है। इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखो 1 आया, तो जब सबसे पहला 1 आया तो हम कहाँ पहुंच गए, Q1 के ऊपर पहुंच गए। यानी यहाँ पर हम कहाँ पहुंचे, Q1 के ऊपर पहुंचे। देन 0 आ गया। 0 आते ही Q1 ने बोला कि भाई नहीं, यहाँ से वापस चले जाओ Q नोट पर। तो हम 0 आते ही यहाँ पहुंच गए, Q नोट के ऊपर पहुंच गए। अब हमारे पास 1 आया। 1 आया तो Q1 ने बोला या Q नोट ने बोला, ऐसे Q0 या Q नोट ने बोला कि भाई Q1 पर चले जाओ। तो 1 आने के बाद हम कहाँ पहुंच गए, Q1 के ऊपर। देन 0 आया। 0 आया तो Q1 ने वापस हमें भेज दिया Q नोट की स्टेट के ऊपर। तो हम यहाँ पहुंच गए Q नोट की स्टेट पर। और Q नोट के ऊपर अब 1 मिला तो ये वापस हमें रिडायरेक्ट कर देगा Q1 पर। तो जब हमारी स्ट्रिंग के लास्ट में 1 आया तो हम कहाँ पहुंच गए, Q1 पर पहुंच गए। इट मीन्स कि अपनी स्ट्रिंग क्या हो गई, एक्सेप्ट हो गई। अब आप बोलोगे कि मैम सारी स्ट्रिंग से एक्सेप्ट हो जा रही है तो फिर रिजेक्ट कहाँ पर हो रहा है? हमेशा मशीन क्या एक्सेप्ट ही आंसर देगी? तो बिल्कुल नहीं। ये मशीन किसके लिए बनी थी कि भाई जब हमें ऐसी स्ट्रिंग मिल रही है जो एंड किसके साथ हो रही है, 1 के साथ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं 0 1 1 1 एंड 0 1 0। मैंने ये स्ट्रिंग ले ली है, ठीक है। अब इसे थोड़ा सा ध्यान से देखना कैसे चीजें काम कर रही है। सबसे पहले देखो हमारे पास 0 आया। 0 आया तो हमने यहीं पर लूप बना लिया। हम कौन सी जगह पर है, Q नोट के ऊपर है, ठीक है। फिर अपने पास आया 1 आया तो हम कहाँ पर चले गए, Q1 पर। ट्रांजिशन हो गई Q1 पर। तो यहाँ हम कहाँ पहुंच गए, Q1 पर पहुंच गए। फिर 1 आया तो इसने खुद ही के ऊपर लूप बनाया भाई। तो हम यहाँ पर भी है Q1 के ऊपर। फिर से 1 आया तो अब भी हम Q1 के ऊपर ये खुद के साथ ट्रांजिशन बना लेगा। अब आया 0 आया तो इसने हमें वापस भेज दिया कहाँ पर, Q नोट के पास में। क्या भेज दिया, Q नोट के पास में। अब Q नोट के पास में क्या मिलता है, 1 मिलता है। अब जब 1 आएगा तो ये वापस कहाँ भेज देगा, Q1 के पास में। क्या भेज देगा, Q1 के पास में। अब वापस 0 आ गया। वापस 0 आया तो ये हमें वापस भेज देगा Q नोट के पास में, Q नोट के पास में। अब नेक्स्ट कोई इनपुट है क्या, नहीं है। तो मेरी स्ट्रिंग क्या हो गई, खत्म हो गई। स्ट्रिंग खत्म हुई तो मेरी फाइनल स्टेट पे मैं कौन सी पे पहुंची हूँ, Q नोट के ऊपर पहुंची हूँ। कौन सी पे पहुंची हूँ, Q नोट के ऊपर पहुंची हूँ। तो क्या Q नोट अपनी फाइनल स्टेट है, नहीं, ये तो स्टार्टिंग स्टेट है। फाइनल कौन सी थी, Q1 थी। अगर हम Q1 पर पहुंच जाते तो अपनी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती, बट हम तो Q0 पर ही रह गए, यानी Q नोट पर ही रह गए। इट मीन्स अपनी स्ट्रिंग जो एक्सेप्ट नहीं होगी। तो ये जो गिवन स्ट्रिंग है ये इस लैंग्वेज के अंदर नहीं आती है, तो ये जो मशीन है इसे क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे जो है चीजें को मशीन जो एक्सेप्ट कर रही है, कैसे चीजों को जो है रिजेक्ट कर रही है, ठीक है। कैसे स्ट्रिंग उस लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है और कैसे नहीं कर रही है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिशन मैट्रिक्स, जो हमने अभी टेबल पढ़ी थी कि भाई किस तरह से हम चीज़ों को डिनोट करते हैं। ऊपर 3 तरीके के रिप्रेजेंटेशन पढ़े थे। पहले डायग्राम था, ट्रांजिशन डायग्राम, फिर ट्रांजिशन टेबल थी, फिर ट्रांजिशन आपका जिसके अंदर फंक्शंस को दिखाया जा रहा था। तो ट्रांजिशन मैट्रिक्स उसी टेबल को बोलते हैं।
इसको थोड़ा सा फॉर्मल वे में कुछ इस तरह से लिखा जाता है कि ये जो एक टेबल होती है दैट शोज हाउ अ मशीन मूव्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, जो बताती है कि कैसे भाई एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर मशीन जाती है, किस बेसिस के ऊपर, इनपुट के ऊपर या हर इनपुट के लिए। तो ट्रांजिशन इज अ टेबुलर या फिर मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफएसएम, जो हमने एफएसएम के 3 तरीके के रिप्रेजेंटेशन देखे थे वहीं देख लिया। तो रोज के अंदर हम स्टेट्स को लिखते हैं, कॉलम्स के अंदर इनपुट सिंबल्स को लिखते हैं, और एंट्रीज किसकी होती है, नेक्स्ट स्टेप की होती है। तो ये चीज आपको समझ आई गई। अब हम जो है क्यों इस मशीन को यहाँ पर जो यूज करते हैं, आई मीन ट्रांजिशन मैट्रिक्स को यूज करते हैं। टीएम यहाँ पर किसके लिए स्टैंड कर रहा है, ट्रांजिशन मैट्रिक्स के लिए स्टैंड कर रहा है। किसके लिए, ट्रांजिशन मैट्रिक्स। कोई इसको ट्यूरिंग मशीन नहीं समझेगा, ठीक है। तो भाई ट्रांजिशन मैट्रिक्स का क्यों यूज किया जाता है, तो पहली चीज कि भाई इससे ट्रांजेक्शंस आसानी से समझ में आ जाती है। दूसरी चीज जब न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व कर रहे होते हैं वहां पर हमें बेनिफिट करती है। इसके अलावा डीएफए और एनएफए की डिजाइनिंग के अंदर, डीएफए मिनिमाइजेशन में, या फिर एनएफए से डीएफए कन्वर्जन के अंदर। डीएफए आपका डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, एनएफए आपका नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, जिसको हम आगे फर्दर डिटेल के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो फिलहाल के लिए आप ये समझ लो कि क्यों ट्रांजिशन मैट्रिक्स को यूज में लिया जाता है। ओके, अगला टॉपिक आता है डीएफए एंड एनएफए। तो अब यहाँ पर देख पाओगे कि ट्रांजिशन ग्राफ हो गया अपना, ट्रांजिशन मैट्रिक्स हो गई। अगला टॉपिक है आपका डिटरमिनिस्टिक एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। तो अब क्या होता है, तो देखो दोनों ही डिटरमिनिस्टिक एंड नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं। वो किसके टाइप होते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा के। यानी जो आपका फाइनाइट ऑटोमेटा है ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका डीएफए यानी डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और एक होता है आपका एनएफए, जिसे कई बार एनडीएफए भी बोल दिया जाता है, नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, ठीक है। इसको यूज में लिया जाता है टू रिकॉग्नाइज रेगुलर लैंग्वेजेस इन टीओसी। टीओसी के अंदर रेगुलर लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए डीएफए एंड एनएफए को यूज किया जाता है। ये इनपुट स्ट्रिंग्स को रीड करते हैं एंड देन डिसाइड करते हैं कि भाई ये जो एक्सेप्ट है या फिर रिजेक्ट है, यानी रेगुलर लैंग्वेज है या फिर नहीं है। क्योंकि फाइनाइट ऑटोमेटा क्या कर रहा है, रेगुलर लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर रहा है, उन्हीं को डिटरमाइन करने का काम कर रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसे हम डीएफए शॉर्ट के अंदर बोलते हैं। तो इसको फॉर्मली कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि a DFA is a machine where for each state and input symbol there is exactly one transition। यानी DFA वो मशीन होती है जहाँ पर हर स्टेट के लिए और इनपुट सिंबल, मतलब जहाँ पर हर स्टेट और इनपुट सिंबल के लिए एग्जैक्टली एक ट्रांजिशन जो है वहां पर होगी। यानी कोई एक इनपुट सिंबल मिलेगा, एक ट्रांजिशन हो जाएगी, नेक्स्ट इनपुट सिंबल मिलेगा, नेक्स्ट ट्रांजिशन हो जाएगी, ठीक है। अब इसके अंदर भी जो है 5 आपके टपल्स होते हैं। क्यू अभी मैंने बताई दिया आपका एफएसएम के अंदर सेट ऑफ स्टेट्स होता है, सिग्मा आपका अल्फाबेट्स होते हैं, आपका रो जो है ट्रांजिशन फंक्शन होता है। अब यहाँ पर जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो क्यू इंटू सिग्मा है, यानी हर एक स्टेट के लिए और इनपुट सिंबल के लिए एक ट्रांजिशन हो जाएगी। ये इसका मतलब हो गया। क्यू नॉट आपकी स्टार्टिंग स्टेट हो गई, एफ आपकी फाइनल स्टेट हो गई। ये चीज आपको समझ आ गई। DFA is a machine that reads input and moves in a single fixed path to accept or reject। जनरली ये लेफ्ट टू राइट ही जो मूव कर रही होती है। तो इसको आप फॉर्मली इस तरह से, और आगे फर्दर कि भाई थोड़े लॉन्ग के अंदर क्वेश्चन आ गया DFA को समझाना, तो आप इस तरह से चीजें और फर्दर डिटेल में लिख सकते हैं। अब इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, तो पहली चीज की इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होंगी। जो स्टेट्स होगी वो इनफाइनाइट नहीं होगी, फाइनाइट नंबर ही होगी। एग्जैक्टली वन ट्रांजिशन पर इनपुट, यही इस ट्रांजिशन फंक्शन का मतलब हुआ है कि हर इनपुट के लिए एक ट्रांजिशन होगी। अगला आता है नंबर ऑफ ई ट्रांजिशंस। इसका क्या मतलब होता है, ई मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था स्ट्रिंग विद नो सिंबल्स, यानी वो खाली स्ट्रिंग है, और उस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी होगी, उस स्ट्रिंग की लेंथ होगी 0। ई का मतलब एप्सिलॉन होता है, खाली स्ट्रिंग, नल स्ट्रिंग। तो नो एप्सिलॉन ट्रांजिशन, यानी कोई खाली ट्रांजिशन नहीं होना चाहिए। यानी मैं अगर क्यू नॉट के ऊपर हूँ और मुझे Q1 के ऊपर जाना है, तो कोई ना कोई यहाँ पर इनपुट दिया हुआ होना चाहिए। हम जब आगे नॉन डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट मशीन ऑटोमेटा पढ़ रहे होंगे, तो वहां पर क्या होगा, कई बार एप्सिलॉन, यानी हमने कुछ इनपुट दिया ही नहीं और मशीन ने अपनी स्टेट चेंज कर ली, ऐसा हो रहा होगा। बट DFA के केस में ऐसा नहीं होगा, यानी जब कोई इनपुट मिलेगी तब ही ट्रांजिशन होगा, एप्सिलॉन ट्रांजिशन नहीं होगा। यानी विदाउट एनी इनपुट स्टेट चेंज नहीं करेगी मशीन, ठीक है। नेक्स्ट थिंग की इसका जो बिहेवियर होता है वो डिटरमिनिस्टिक होता है, यानी या तो ये एक्सेप्ट कर लेगा या ये रिजेक्ट कर देगा, दोनों में से कोई एक आंसर आपको दे देगा।
ऐसा नहीं है कि ना तो आपको ये बता रही है कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है, ना ये बता रही है कि स्ट्रिंग रिजेक्ट हो रही है, यानी लूप में भी नहीं चल रही है, आपको कोई ना कोई आंसर दे देगी, यानी ये डिटरमाइन कर लेगी आंसर को, तो ये डिटरमिनिस्टिक बिहेवियर होगा। एंड इट रिकॉग्नाइज रेगुलर लैंग्वेजेस, क्योंकि ऑब्वियसली डिफिकल्सी के लिए यूज हो रहा है कि रेगुलर लैंग्वेजेस को क्या कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है। अब एक टर्मिनोलॉजी आती है, ट्रैप स्टेट बोलते हैं उसे, या फिर डेड स्टेट बोलते हैं, जो अभी के लिए आपको थ्योरेटिकल समझो, आगे क्वेश्चंस के अंदर आपको थोड़ा समझ आएगा कि ट्रैप या डेड स्टेट कहते किसको है। फिलहाल के लिए इतना समझो कि इसका तब यूज किया जाता है जब नो वैलिड ट्रांजिशन एग्जिस्ट, कि जब वैलिड ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम उस ट्रांजिशन को क्या करते हैं, ट्रैप स्टेट के अंदर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी ट्रांजिशन है जो Q नोड से Q1 पर जाएगी तो अपनी वहीं पर स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, बाद की जो इनपुट्स मिलेगी नहीं। ऐसी अगर कोई कंडीशन होती है तो हम उस पहली चीज को जो यहाँ पर जाते ही उसको एक्सेप्ट कर दे रही है, या फिर कुछ ऐसा है कि भाई आगे काम होना बंद हो गया है, तो हम उस इनपुट को आते ही कहाँ डाल देंगे, यहाँ पर ट्रैप स्टेट के अंदर डाल देंगे, और फर्दर उसके बाद में कुछ ही आए तो वो इसका यहीं पर लूप बना रहेगा, यानी इस वाली स्टेट से वापस वो Q नोट या फिर आगे Q1 आगे की इन स्टेट्स के ऊपर नहीं जा पाएगी। उसे हम बोलते हैं ट्रैप या फिर डेड स्टेट, यानी इट इज यूज्ड व्हेन नो वैलिड ट्रांजिशन एग्जिस्ट। अगर एक बार वहां पर एंटर हो जाती है तो वहां से वापस स्केप नहीं कर पाती, यानी वापस Q नोट या फिर Q1 या फिर आगे जो भी ट्रांजिशन है Q2 Q3 Q4 उनके ऊपर नहीं जा पाती है। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक आता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, NFA। तो NFA क्या होता है, मशीन होती है जहाँ पर मल्टीपल पाथ्स पॉसिबल होते हैं फॉर सेम इनपुट। एक इनपुट के लिए बहुत सारे जो है पाथ्स हो सकते हैं, यानी अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि जो Q नोट है और एक स्टेट मान लो Q1 है, तो Q नोट के ऊपर 0 आएगा तो या तो ये खुद के ऊपर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा, इन दोनों में से कोई एक स्टेट पॉसिबल होगी। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि Q नोट के ऊपर अगर 0 मिलता है तो खुद के ऊपर लूप बनाएगा, तो ये जो दूसरी वाली पाथ होगी वो 0 के लिए कभी नहीं होगी, सिर्फ यही एक पाथ होगी जो 0 के लिए एग्जिस्ट कर रही होगी। ये दूसरी बात हो सकता है 1 के लिए, हो सकता है 2 के लिए, हो सकता है 3 के लिए, हो किसी और इनपुट के लिए होगी, बट 0 के लिए एक ही स्टेट जो एग्जिस्ट कर रही होगी। अगर हम Q2 की बात करें तो Q2 के ऊपर अगर 0 आता है तो या तो हम बोल सकते हैं कि खुद के ऊपर लूप बनाए, या हम बोल सकते हैं कि आगे किसी और ट्रांजिशन पर जाए, या फिर हो सकता है कि वापस बैकवर्ड आ जाए। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि यहाँ भी अगर 0 आता है तो ये क्या करेगी, वापस बैकवर्ड आ जाएगी, Q नॉट के ऊपर आ जाएगी। और ऐसा मान लेते हैं कि अगर 1 आएगी तो ये खुद के ऊपर लूप बना रही होगी। इट मीन्स कि एक इनपुट के लिए एक पाथ एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पर, है ना। बट NFA के केस में ऐसा नहीं होता है। NFA के केस के अंदर इन्होंने यहाँ बोला है कि एक इनपुट के लिए, सेम इनपुट के लिए मल्टीपल पाथ्स जो है पॉसिबल हो सकते हैं, यानी 0 के लिए यहाँ पर लूप भी बना रही है, हो सकता है 0 के लिए Q1 के ऊपर भी जा रही है, हो सकता है उसी 0 इनपुट के आने के बाद में ये एक स्टेट और है Q3 वहां पर भी चले जा रही है, यानी एक ही इनपुट के लिए मल्टीपल जगह पर जा सकती है, इसके मल्टीपल पाथ्स हो सकते हैं। एंड इफ एनी वन पाथ लीड्स टू फाइनल स्टेट, और अगर यहाँ पर जैसे 0 के लिए 3 पाथ बताए मैंने कि ये खुद पर लूप बना रही है, Q2 पर बना रही है और एक Q3 पर बना रही है, तो अगर इन तीनों में से कोई भी एक पाथ फाइनल स्टेट पर चले जाता है तो वो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, वो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। अब यहीं पर आपको जो ट्रैप स्टेट वाला कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा और अच्छे से समझ आएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि भाई नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है और हमने बोला है कि ऐसी स्ट्रिंग जिसके एंड के अंदर क्या है 1 आए वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जानी चाहिए। तो 0 0 और 0, क्योंकि इसका क्या मतलब है कि भाई कोई अगर एक भी पाथ जो है वो फाइनल स्टेट पर चले जाता है तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लो एक Q नोट है, एक Q1 है और एक Q2 है, मेरे पास ना 3 स्टेट्स है, ठीक है। अगर Q1 के ऊपर मैं 0 देती हूँ और मेरे पास फाइनल स्टेट है वो है Q2, ठीक है। अगर मैं Q1 के ऊपर 0 देती हूँ तो ये मेरे को लेके जाएगी Q1 के ऊपर, और 0 देने पर ये मेरे को Q2 पर भी पहुंचा देगी। अगर मैं Q1 के ऊपर 1 Q नोट के ऊपर मतलब अगर 1 देते हैं तो वो खुद पर लूप बनाएगी। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होगी तो पहली चीज देखो 1 लास्ट में जब तक 0 0 आ रहा है, और फॉर एग्जांपल यहाँ से 0 के ऊपर वापस भी ले जाएगी, यहाँ से वापस भी ले जाएगी। ऐसे किसी केस के अंदर की भी लास्ट में 1 आए और हमें कहीं फाइनल पर ले जाने का कोई तरीका है ही नहीं 1 का, तो वो तो वहीं पर जो है रिजेक्ट हो गई, ठीक है। अब ऐसा कोई केस आता है Q नोट आ गया अपना, सबसे पहले Q1 आ गया,
तो मैंने बोल दिया जब जब 0 आएगा वो खुद पर लूप बनाएगी, जब जब 1 आएगा वो Q1 पर रिडायरेक्ट कर दी जाएगी और Q1 अपनी फाइनल स्टेट है। तो ऐसी कंडीशन में ये एक्सेप्ट हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। पहला 0 आएगा तो इसने खुद ही के ऊपर वापस इसकी नेक्स्ट स्टेट भी Q0 रही, ये आपकी स्टार्टिंग स्टेट हो गई। फिर से 0 आया तो भी ये खुद पर रही और देन 1 आ गया तो यहाँ पर एक्सेप्ट हो गई। अब क्योंकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर एप्सिलॉन मूव भी चलता है, कोई नहीं होगा तो भी चल जाएगा, या फिर मल्टीपल पाथ होंगे। इसी 1 के लिए यहाँ पर कहाँ पर चली जाएगी, एक दूसरा है Q2 के ऊपर भी चली जाएगी। तो अगर ऐसे केस में Q2 पर चली जाएगी तो यहाँ पर भी ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होगी। या फिर मान लो स्टार्टिंग के अंदर ही 1 है, स्टार्टिंग के अंदर क्या आ गया, इस स्ट्रिंग में 1 आ गया, तो जैसे ही मेरे पास 1 आया, जैसे ही 1 आया तो ये कहाँ पर चली गई, Q1 के पास चली गई। तो Q1 के पास गई तो हमने बोला कि जैसे ही एक पाथ भी अगर फाइनल स्टेट पर ले जाता है तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ये 1 आया, ये स्ट्रिंग कहाँ चली गई, Q1 के पास चली गई, स्टेट चेंज होके। तो यहाँ पर तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जानी चाहिए, बट भाई आगे के रिमेनिंग 3 इनपुट्स तो भी बचे हुए हैं, वो तो आए ही नहीं। तो इस 1 को हम कहाँ डालेंगे, ट्रैप स्टेट के अंदर डाल देंगे। तो ये केस होता है ट्रैप स्टेट का, जो मैंने पहले भी आपको समझा दिया थ्योरेटिकल, यहाँ थोड़ा सा आपको और अच्छे से समझ आया होगा। आगे जब और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे वहाँ और समझ आएगा। तो फिलहाल के लिए इतना समझो कि मल्टीपल पाथ जो है पॉसिबल होते हैं यहाँ पर। अगर एक भी पाथ जो है फाइनल स्टेट पर चले जाता है तो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाती है। तो NFA ऐसी मशीन होती है जहाँ पर मल्टीपल नेक्स्ट स्टेट्स हो सकती हैं, हो सकता है कोई भी नेक्स्ट स्टेट ना हो, और हो सकता है एम्प्टी ट्रांजिशन भी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, बिना किसी इनपुट के भी हम स्टेट को जो है मशीन जो स्टेट को चेंज कर ले रही है। ओके, अब ये NFA की फॉर्मल डेफिनेशन हो जाएगी। सेम वही चीज़ है कि Q आपके सेट ऑफ स्टेट्स हो गए, या आपका सिग्मा इनपुट अल्फाबेट्स हो गया, ट्रांजिशन फंक्शन हो गया, ये स्टार्ट स्टेट हो गई और ये फाइनल स्टेट होगी। अब यहाँ पर देखो Q इंटू इज इक्वल्स टू 2 की पावर Q लिखा हुआ है, और हमने DFA के केस में Q इंटू E का मतलब ये सिग्मा इज इक्वल्स टू में सिर्फ Q लिखा हुआ था। उसका मतलब था कि एक स्टेट एक इनपुट जो है दूसरी स्टेट के ऊपर चली जाएगी, एक इनपुट के बेसिस के ऊपर ही। बट यहाँ बोल रहा है कि अगर एक स्टेट के ऊपर हमें कोई एक इनपुट मिलता है तो बहुत सारी स्टेट के ऊपर जा सकती है। इट मीन्स कि आउटपुट इज अ सेट ऑफ पॉसिबल स्टेट्स, बहुत सारी पॉसिबल स्टेट्स हो सकती है, हो सकता है एक ही हो सकता है n नंबर ऑफ स्टेट्स जो है आगे नेक्स्ट स्टेट एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, तो DFA और NFA का जो बेसिक सा डिफरेंस है अभी तक आपको समझ आ गया होगा। इसके अंदर एक ही पाथ होता है, इसमें मल्टीपल पाथ्स होते हैं। ये जो है एप्सिलॉन मूव नहीं होता इसके अंदर, इसमें एप्सिलॉन मूव एग्जिस्ट कर रहा होता है। सिग्नल ट्रांजिशन होती है, इसमें सेट ऑफ ट्रांजिशंस होती है। कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो DFA सिंपल होता है और यहाँ पर फ्लेक्सिबल होता है। दोनों ही इक्वली पावरफुल होते हैं। पावर्स जो होती हैं DFA और NFA की दोनों की बराबर होती है, क्योंकि भाई फाइनाइट ऑटोमेटा के दोनों टाइप्स ही तो है। इक्विवेलेंस की अगर बात करें तो इक्विवेलेंस मीन्स हो गया DFA और NFA कब जो है सेम एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। इट मीन्स कि DFA एंड NFA रिकॉग्नाइज एग्जैक्टली द सेम क्लास और द लैंग्वेज। तो TOC के अंदर क्या होता है, हर लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है, एक्सेप्ट होती है DFA के द्वारा, कैन ऑल्सो बी एक्सेप्टेड बाय NFA। तो वो सारी लैंग्वेजेस जो DFA के द्वारा एक्सेप्ट होती है वही सारी NFA भी एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर वाइस वर्सा की जो NFA एक्सेप्ट कर रहा है वो सारी की सारी लैंग्वेजेस को DFA भी एक्सेप्ट कर सकता है। इसी को बोलते हैं हम इक्विवेलेंस। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब हमें NFA की जरूरत क्यों पड़ती है, जब इक्विवेलेंस जो हम इससे रिकॉग्नाइज कर रहे थे DFA से, उस चीज को NFA भी रिकॉग्नाइज कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, या फिर जो वाइस वर्सा की NFA को कर रहा है वो DFA NFA जिसको एक्सेप्ट कर रहा है उसको DFA भी कर देगा। तो हमें जब एक चीज एग्जिस्ट कर रही है तो हमें दूसरे की जरूरत क्यों पड़ी। चाहे आप इसको बोल लो कि भाई ये जब था तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, और NFA था तो हमें DFA की क्या जरूरत पड़ी। ठीक है, तो NFA की क्यों नीड पड़ी, तो पहली चीज की भाई ये इजी टू डिजाइन है, और DFA की क्यों पड़ेगी, इजी टू इम्प्लीमेंट है। तो जब भी हमें कोई क्वेश्चन दिया होता है ना इन जनरल, तो हम उसे सबसे पहले किस में डिजाइन करते हैं, NFA के अंदर डिजाइन करते हैं, क्योंकि उसे डिजाइन करना इजी होता है। मान लो हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही, हम वहां पर एप्सिलॉन मूव लगा के क्या कर देंगे, नेक्स्ट स्टेट पर भेज देंगे उसे। मान लो हमें कोई समझ नहीं आ रहा कि अगली ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, तो हम मल्टीपल ट्रांजिशन स्टेट वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। डिजाइन करना इसे ईजी होता है, वहीं DFA को इम्प्लीमेंट करना ईजी होता है। और जब हमें बोला होगा कि इसे डिजाइन भी करो और उसके थ्रू करके भी बताओ, इम्प्लीमेंट करके बताओ, तो इस NFA को हम DFA के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, जो भी हम आगे सीखेंगे किस तरह से कन्वर्जन किया जाता है। तो हम जनरली NFA को डिजाइन करते हैं, देन DFA में कन्वर्ट करते हैं, देन हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अब इक्विवेलेंस का की आइडिया क्या है भाई, कि भी जो NFA है ना
उसके अंदर मल्टीपल स्टेट्स होती है सेम टाइम पर, बल्कि डीएफए में ऐसी नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, सिमुलेट करते हैं, कंबाइन करके जो भी मल्टीपल एनएफए की स्टेट्स होती है उसको एक डीएफए स्टेट्स के अंदर हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो अपना पहला टॉपिक ये आता है कि एनएफए से डीएफए के अंदर कन्वर्जन जो है कैसे किया जाता है। इसको हम एक और नाम से भी बोलते हैं सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड, यानी एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन को क्या बोला जाता है, सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ ले फाइनल में कि सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड जो है इसका वो करो, ठीक है। तो आपको एक एनएफए दे दिया होगा, उसे डीएफए में कन्वर्ट करना होगा, बट आपको अगर ऐसा नाम मिल जाए तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो आपको पता होना चाहिए एनएफए टू डीएफए कन्वर्जन किसको बोलते का नाम क्या होता है, एक और नाम होता है सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहली चीज, इट कन्वर्ट्स द गिवन एनएफए टू इक्विवेलेंट ट्रांजिशन टेबल। जो भी आपका एनएफए होगा ना गिवन, उसको एक ट्रांजिशन टेबल के अंदर कन्वर्ट करना है। अब मैंने आपको बता दिया किस तरह से रिप्रेजेंटेशन और जो उसके ट्रांजिशन फंक्शंस के अंदर, ठीक है। दूसरा स्टेप होगा क्रिएट द डीएफए स्टार्ट स्टेट, एक स्टार्ट स्टेट बनानी है। अब ध्यान से देखो, जो स्टार्ट स्टेट होती है ना, ये क्या होती है, एप्सिलॉन क्लोजर होती है किसी भी एनएफए की स्टार्ट स्टेट की। डीएफए की जो स्टार्ट स्टेट क्रिएट करेंगे ये क्या होगी, एनएफए के स्टार्ट स्टेट की एप्सिलॉन क्लोजर होगी। और ये क्या होता है, द डीएफए स्टार्ट स्टेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टार्टिंग स्टेट्स इन एनएफए। वो जो सेट होगा वो एप्सिलॉन क्लोजर कहलाएगा, यानी एनएफए की जितनी भी स्टार्टिंग स्टेट्स होगी ना, उन सबको मिला के जो एक सेट बनेगा उसको हम एक वर्ड बनाएंगे, स्टेट बनाएंगे, वो आपकी होगी एप्सिलॉन क्लोजर। यानी इसके मल्टीपल स्टार्टिंग स्टेट्स को कन्वर्ट एक कंबाइन करके डीएफए की स्टार्टिंग स्टेट बन रही होगी। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। नेक्स्ट आता है क्रिएट्स द डीएफए ट्रांजिशन टेबल। डीएफए की ट्रांजिशन टेबल बनानी है उसके बाद में। देन आपको क्रिएट करना है डीएफए की फाइनल स्टेट, देन सिंप्लीफाई करना है डीएफए को। कैसे करना है, तो इसको रिपीट करते जाना है जब तक फाइनल सिंप्लीफिकेशन नहीं हो जाता। इसके अंदर नल स्टेट को हम रिमूव कर देंगे, क्योंकि डीएफए के अंदर एप्सिलॉन स्टेट नहीं होती है, और जो डुप्लीकेट होगी उनको या तो कंबाइन हो रहा है वहाँ कंबाइन कर देंगे, जहाँ रिमूव हो रहा है वहाँ रिमूव कर देंगे। ऐसी कोई स्टेट है जहाँ पर हम अब पहुंच नहीं पा रहे हैं किसी भी तरीके से, तो उस वाली स्टेट को भी हम रिमूव कर देंगे। वो हो गया आपका सिंप्लीफिकेशन ऑफ डीएफए। ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे हमें जो एक क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि भाई सबसे पहले स्टार्टिंग एरो लगा रखा है, इट मीन्स कि ये जो है क्यू नोट आपकी स्टार्टिंग स्टेट है, Q2 आपकी फाइनल स्टेट है। और ये एनएफए क्यों है, ये एनएफए इसीलिए क्योंकि भाई एक ही इनपुट के लिए इसमें मल्टीपल जो है स्टेट्स ट्रांजिशन है। कैसे भाई, जब ए मिल रहा है तो पहला तो इसने बोल देगा भाई खुद पर लूप बना लेगा, और ये भी बोल रहा है कि ए मिलने पर ये Q1 के ऊपर भी चले जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें हो रही है ना। तो अब उसी एनएफए को हमें डीएफए में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि हमें एनएफए को इक्विवेलेंट ट्रांजिशन टेबल के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। तो पहली चीज इसके अंदर कुछ चीजें होती है आपका। सबसे पहले क्यू होता है, सेट ऑफ स्टेट्स होती हैं, तो ये सेट ऑफ स्टेट्स लिख दी। आपका सिग्मा होता है, इनपुट्स होते हैं, तो यहाँ पर देखो दो ही इनपुट्स है, ए एंड बी। एफ होती है आपकी फाइनल स्टेट, तो Q2 आपकी फाइनल स्टेट है। Q नोट होती है आपकी स्टार्टिंग स्टेट, तो यहाँ पर Q नोट खुद Q नोट ही है। और आपकी होती है ट्रांजिशंस को हम रो से डिनोट करते हैं, जिसे हम ट्रांजिशन टेबल के थ्रू दिखाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, मेरे पास है Q नोट, बिल्कुल Q नोट स्टेट है, तो ये स्टार्टिंग स्टेट है, तो हमने क्या लगा दी, एरो लगा दी। मेरे पास है Q1, बिल्कुल नेक्स्ट स्टेट Q1 है। देन है Q2, बिल्कुल नेक्स्ट स्टेट Q2, और ये फाइनल स्टेट है, तो यहाँ पर हमने स्टार का सिंबल लगा दिया। अब जो इस डायग्राम में है ना, उसी को इस ट्रांजिशन टेबल के अंदर लिखना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर अपने पास में बोल रहा है कि Q नोट के ऊपर अगर A आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेट Q नोट ही रहेगी, Q नोट ही रहेगी। और अगर A आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेट Q1 भी हो सकती है, तो Q1 भी हो सकती है। जैसा उस डायग्राम में बना हुआ था वैसा का वैसा हमने यहाँ पर लिख दिया, कुछ भी चेंजेस नहीं करा, बिल्कुल नहीं करा। अब Q नोट के ऊपर जब B इनपुट मिल रहा होगा, तो Q नोट पर जब B इनपुट मिल रहा होगा तो हम कहाँ पर रहेंगे, Q नोट पर ही रहेंगे। तो कहाँ पर रहे हम, Q नोट पर ही रहे। ओके भाई, हम नेक्स्ट जाते हैं Q1 के ऊपर। हम पहुंच गए Q1 के ऊपर। अब Q1 पर हमें यहाँ पर ना तो A नहीं मिल रहा है, तो हम A वाले इनपुट में तो कुछ लिखेंगे ही नहीं कि भाई इनपुट तो मिल ही नहीं रहा है यहाँ पर A1। Q1 के ऊपर हमें सिर्फ मिल रहा है इनपुट B, और B मिलते ही हम पहुंच जा रहे हैं Q2 के ऊपर, फाइनल स्टेट के ऊपर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया Q2। अब हम पहुंच गए भाई Q2 के ऊपर। अब Q2 पर हमें कोई भी इनपुट नहीं मिल रहा, ना A मिल रहा है ना B मिल रहा है, तो इसकी दोनों की दोनों जो ट्रांजिशन है वो खाली है। तो दूसरा स्टेप हमने जो है कंप्लीट कर लिया। हमने क्या कर ली, इसकी एनएफए की इक्विवेलेंट ट्रांजिशन जो है टेबल बना ली। अब हमें डीएफए का स्टार्ट स्टेट बनानी है, क्रिएट करनी है। और वो कैसे क्रिएट होगी, एनएफए की जितनी स्टार्ट स्टेट होगी उन सबको कंबाइन करके होगी। तो अब यहाँ पर देखो, एनएफए के अंदर कितनी स्टार्ट स्टेट्स थी, एक ही तो थी Q नोट, तो डीएफए की भी
हाँ, तो NFA की एक ही स्टार्ट स्टेट थी, DFA की स्टार्ट स्टेट भी क्या होगी, एक ही होगी, तो हमने यहाँ पर DFA की स्टार्ट स्टेट बना ली। ठीक है भाई, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि भाई क्रिएट करो DFA की ट्रांजिशन टेबल। ठीक है भाई, DFA की ट्रांजिशन टेबल क्रिएट कर लेते हैं। तो अब ध्यान से देखना क्या चेंजेस हो रहा है। क्यू नोड से इस वाले ट्रांजिशन टेबल से क्रिएट करनी है। ठीक है, अब आपको इस डायग्राम को नहीं देखना है, ये हो गया आपका, इसका काम खत्म हो गया। तो मैं थोड़ा सा इनको पहले इरेज कर लेती हूँ, तो आपको थोड़ा सा ढंग से समझ आए। अगर यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, फिर आप आगे के जो क्वेश्चंस है थोड़े टिपिकल टाइप होंगे, उनको भी आप समझ पाओगे। ठीक है, तो क्यू नोट से अगर इनपुट ए मिल रहा है तो मैं कहाँ कहाँ जा पा रही हूँ, मैं क्यू नोट और क्यू वन पर जा पा रही हूँ। कहाँ कहाँ जा रही हूँ, क्यू नोट और क्यू वन, इसको हमने एक सेट बना दिया। ओके, अगर मुझे इनपुट क्यू नोट पर बी मिल रहा है, क्यू नोट पर क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, तो मैं कहाँ कहाँ पहुंच पा रही हूँ, क्यू नोट के ऊपर ही, तो यहाँ से क्यू नोट पर पहुंच पा रही हूँ। अब यहाँ पर जो आपकी ये नेक्स्ट स्टेट्स हैं क्यू नॉट क्यू वन और सिर्फ क्यू नॉट, इनके अंदर से अगली स्टेट कौन सी बनेगी, तो देखो क्यू नॉट की अगर बात करें तो ये तो हमने कवर कर ली। अब अगली स्टेट बनेगी क्यू नॉट कोमा क्यू वन, ये जो सेट है ये अगली स्टेट बनेगी। यानी इसका डायग्राम कुछ इस तरह से बन रहा होगा कि सबसे पहले मेरे पास स्टेट थी क्यू नॉट। ठीक है, ये हमने स्टार्टिंग स्टेट बनाई। मेरे पास जब इनपुट ए आया तो मैं अगली स्टेट पर पहुंची, उस स्टेट का नाम था क्यू नॉट क्यू वन। ठीक है, मेरे पास जब इनपुट में बी मिला तो मेरी अगली स्टेट जो है वो क्यू नॉट ही रही, यानी बी मिलने के ऊपर मैं कहाँ गई, क्यू नॉट पर ही गई। अब मेरी अगली स्टेट कौन सी हो गई, ये वाली स्टेट अगली स्टेट हो गई क्यू नॉट क्यू वन। ठीक है, तो हमने स्टेट के अंदर तो इसको लिख दिया क्यू नॉट क्यू वन को। आई होप आपको चीजें समझ आ रही है। अगली स्टेट में किसको लिख दिया, इस क्यू नॉट क्यू वन को लिख दिया। अब ध्यान से देखो इस क्यू नॉट और क्यू वन से कहाँ कहाँ पहुंचा जा सकता है। तो अब हम इन दोनों को मिलाकर देखेंगे, क्यू नॉट को और क्यू वन को, क्योंकि हम कौन सी से बना रहे हैं, एनएफए की ट्रांजिशन टेबल से जो है डीएफए की ट्रांजिशन टेबल क्रिएट कर रहे हैं, या फिर डीएफए का ट्रांजिशन डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं। अब देखो क्यू नॉट और क्यू वन दोनों को कंबाइन करके देखना है। इन दोनों से अगर इनपुट ए मिलता है तो हम कहाँ पहुंचते हैं, यहाँ तो कोई पहुंच नहीं रहे, सिर्फ यहीं पर पहुंच रहे हैं, तो वापस हम कहाँ पहुंच रहे हैं, क्यू वन और क्यू नॉट और क्यू वन के ऊपर। यानी ध्यान से देखिएगा, इस वाली स्टेट के ऊपर जब मुझे इनपुट में ए मिल रहा है तो मैं कहाँ रह रही हूँ, सिर्फ इसी स्टेट पर रह रही हूँ वापस, है ना। और इन दोनों के ऊपर जब मुझे बी मिल रहा है तो मैं कहाँ पहुंच रही हूँ, क्यू नॉट पर पहुंच रही हूँ, क्यू नॉट से, और क्यू वन से पहुंच रही हूँ क्यू टू पर। तो अब कॉम्बिनेशन से कहाँ पहुंच रही हूँ, क्यू नॉट और क्यू टू दोनों के ऊपर पहुंच रही हूँ। तो कॉम्बिनेशन से कहाँ पहुंच रही हूँ, दोनों के ऊपर। तो अब यहाँ पर इसकी जो है नेक्स्ट स्टेट और बन रही होगी एक, उसका नाम क्या होगा, क्यू नॉट क्यू टू। यानी जब इस वाली स्टेट के ऊपर क्यू नॉट क्यू वन के ऊपर इनपुट में हमें बी मिलता है तो हम कहाँ पहुंचेंगे, क्यू नॉट क्यू टू स्टेट पर पहुंचेंगे। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर अपनी नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पर देखो हमने कौन सी कवर कर ली, क्यू नॉट क्यू वन स्टेट अपनी ऑलरेडी हो गई। तो नई स्टेट कौन सी बनी, क्यू नॉट क्यू टू बनी, तो हमने यहाँ पर लिख दी। नई स्टेट कौन सी बनी, क्यू नॉट क्यू टू बनी। ऐसा हमें कब तक करते चले जाना है, जब तक कि हर स्टेट के लिए हम इनपुट ए और बी का चेक नहीं कर लेते। ठीक है, अब देखो क्यू नॉट और क्यू टू। अब इस वाले केस के अंदर हम यहाँ पर इस डायग्राम में किसको चेक कर रहे होंगे, क्यू नॉट और क्यू टू को साथ में चेक करेंगे। ये अपना क्यू नॉट हो गया, ये अपना क्यू टू हो गया। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जब इनपुट ए मिल रहा है तो हम कहाँ पहुंच रहे हैं, तो यहाँ से तो हम कहीं पहुंच ही नहीं रहे, यहाँ से हम पहुंच रहे हैं क्यू नॉट क्यू वन पर। कहाँ पहुंच रहे हैं, क्यू नॉट क्यू वन, जो यहाँ लिख दिया। यानी यहाँ से मुझे ए मिलेगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, वापस क्यू नॉट क्यू वन के ऊपर जाऊंगी, बिल्कुल। और यहाँ पर जब हमें बी मिलेगा, यहाँ पर क्या मिलेगा, बी मिलेगा, तो क्यू नॉट से बी पर तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं, आई मीन क्यू टू से, और क्यू नॉट से हम जा रहे हैं क्यू टू के ऊपर। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम कहाँ जाएंगे, सिर्फ क्यू टू के ऊपर ही जाएंगे। तो बी मिलने पर हम जा रहे हैं क्यू टू के ऊपर। तो अब यहाँ से इससे हम कहाँ जाएंगे, क्यू नॉट और क्यू टू जो है दोनों से अगर हमें आउटपुट के अंदर बी मिलता है तो हम कहाँ पहुंचेंगे, क्यू टू के ऊपर पहुंचेंगे। आई मीन एक सेकेंड, हम क्यू टू के ऊपर पहुंच रहे हैं, बट क्यू टू आपकी इस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये वापस खुद ही के ऊपर जो है क्या कर लेगा, लूप बना लेगा। ये बी के थ्रू हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पर अगली स्टेट अब कौन सी बनेगी, तो क्यू नॉट और क्यू वन जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर स्टेट बना ली है, एंड क्यू नोट जो अपनी सबसे स्टार्टिंग की स्टेट थी। इट मीन्स कि अब हमारी कोई नेक्स्ट स्टेट नहीं बनेगी, यानी अपना ट्रांजिशन फिनिश हो गया, यानी अपने डीएफए की ट्रांजिशन टेबल बन गई। और यहाँ पर आपको ट्रांजिशन डायग्राम भी दिख रहा होगा, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके बताया है। तो कुछ इस तरह से आप ट्रांजिशन डायग्राम बना सकते हो, और ये जो है इस तरह से आपकी स्टेट बनेगी, देन इसकी डीएफए की ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, डीएफए का डायग्राम बनेगा। तो एनएफए से डीएफए में कन्वर्ट करना, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से करते हैं। एक चीज और, वो सारे के सारे क्या बोलते हैं स्टेट्स जिनके अंदर
डी इस NFA की जो फाइनल स्टेट है उसका ये एग्जिस्ट कर रहा है, जहां जहां Q2 है वो सारी की सारी फाइनल स्टेट होगी। तो इस वाले केस में सिर्फ एक ही इसमें Q2 है, तो ये वाली फाइनल स्टेट होगी, इसमें 2 सर्कल बनाने। अगर मान लो कोई और स्टेट भी होती है और उसके साथ भी Q2 लिखा होता तो वो भी फाइनल स्टेट होती। तो आई होप आपको चीजें समझ आ गई होगी, DFA और NFA का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अगला जो टॉपिक आता है आपके पास में वो आता है इक्विवेलेंस ऑफ DFA NFA। हमने देख लिया DFA को NFA में, NFA को DFA में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लिया। अगला टॉपिक आता है डिसीजन प्रॉपर्टीज, ठीक है। और फिर हम पढ़ रहे होंगे मिनिमाइजेशन एंड फाइनाइट ऑटोमेटा एंड मीले एंड मूरे मशीन के साथ में वीडियो को एंड कर रहे होंगे, ओके। तो अब यहाँ पर देखो डिसीजन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो आपकी जो रेगुलर लैंग्वेजेस हैं या फिर फाइनाइट ऑटोमेटा उसके अंदर क्या होती है, किस तरह से काम करती है। तो डीपी को मैंने डिसीजन प्रॉपर्टीज को ही शॉर्ट में लिखा है यहाँ पर डीपी। तो डिसीजन प्रॉपर्टीज क्या होती है, दीज आर क्वेश्चंस फॉर विच वी कैन ऑलवेज गेट अ यस एंड नो आंसर यूजिंग एन एल्गोरिथम। यानी वही बात है कि स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, तो एक्सेप्ट कर रही है तो यस, अदरवाइज नो, उसी को बोलते हैं डिसीजन प्रॉपर्टीज। अभी हमने जैसे बात करा कि जो फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन्स होती है इसके अंदर जो ये है, ये डिसाइड करके बता देती है कि भाई एक्सेप्ट हो रही है नहीं हो रही है, वो डिसाइडेबिलिटी उसके अंदर होती है। उसके हमने प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा था, तो वही है डिसीजन प्रॉपर्टी कि दीज प्रॉपर्टीज हेल्प्स अस टू डिसाइड समथिंग अबाउट लैंग्वेज और ऑटोमेशन। तो फाइनाइट ऑटोमेशन की बात करें या फिर रेगुलर लैंग्वेजेस की बात करें तो कुछ प्रॉब्लम्स है जो डिसाइडेबिलिटी को फॉलो करती है, जैसे एम्प्टीनेस की प्रॉब्लम है, फाइनाइटनेस की प्रॉब्लम है। इनको हम आगे फर्दर आने वाली यूनिट्स के अंदर डिटेल के अंदर कवर कर रहे होंगे, बट फॉर नाउ आप इनको थ्योरेटिकली समझ लो कि भाई ये प्रॉब्लम्स होती क्या है। वन बाय वन करके आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले आती है आपकी एम्प्टीनेस की प्रॉब्लम। ये क्या होती है, इट चेक्स वेदर द लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय फाइनाइट ऑटोमेशन इज एम्प्टी और नॉट। ये सिर्फ यही चेक करती है कि जो लैंग्वेज ने एक्सेप्ट करी, मतलब जो लैंग्वेज एक्सेप्ट हुई है फाइनाइट ऑटोमेटा के द्वारा, FA के द्वारा, वो एम्प्टी है या नहीं है। यानी रीचेबिलिटी को चेक करती है कि भाई जो लैंग्वेज है उसके अंदर एम्प्टी नल सेट तो नहीं है ना, वो एम्प्टी तो नहीं है ना। और इट चेक्स इफ एनी फाइनल स्टेट इज रीचेबल फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट, इफ नो फाइनल स्टेट इज रीचेबल लैंग्वेज इज एम्प्टी। इसको एक डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझ आएगा। ये अपना फाइनल स्टेट है, ये आपका स्टार्टिंग स्टेट है, इसमें एरो लगा हुआ है और इसके अंदर 2 आपके सर्कल बने हुए हैं, तो आपकी फाइनल स्टेट है। अब एम्प्टीनेस की प्रॉब्लम क्या चेक करेगी कि क्या भाई हम ट्रांजिशंस के द्वारा फाइनल स्टेट पर पहुंच पा रहे हैं, नहीं पहुंच पा रहे। अगर पहुंच पा रहे हैं इट मींस कि लैंग्वेज एम्प्टी है नहीं है ना, क्योंकि हम पहुंच गए फाइनल स्टेट पर, लैंग्वेज एक्सेप्ट हो गई। बट यहाँ पर आप देखोगे यहाँ कोई ट्रांजिशन एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, इट मींस कि हम फाइनल स्टेट पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, और नहीं पहुंच पा रहे हैं इट मींस लैंग्वेज एम्प्टी है। बस यही चीज चेक करती है आपकी कौन, एम्प्टीनेस की प्रॉब्लम। तो अगर नहीं पहुंचे तो एम्प्टी है, और पहुंच गए तो एम्प्टी नहीं है, दैट्स इट। यही काम है इसका, और कोई चेक नहीं करता है। अगला आता है फाइनाइटनेस की प्रॉब्लम। अब फाइनाइटनेस की प्रॉब्लम क्या होती है, इट चेक्स वेदर द लैंग्वेज इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। यानी ये लूप डिटेक्शन का काम करता है। इसका जो मेथड होता है वो लूप डिटेक्शन का मेथड होता है। अगर किसी भी DFA के अंदर लूप या साइकिल एग्जिस्ट कर रहा होता है तो उस लैंग्वेज को हम इनफाइनाइट बोलते हैं, अदरवाइज हम फाइनाइट बोलते हैं। अब जैसे ये डायग्राम है और मैं एक और डायग्राम क्रिएट कर देती हूँ। यहाँ पर है Q0, फिर 0 मिलता है, हम पहुंच जाते हैं Q1 के ऊपर, और फिर 1 मिलता है, हम पहुंच जाते हैं Q2 के ऊपर। ये अपनी जो है फाइनल स्टेट है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 2 डायग्राम है आपके सामने। एक डायग्राम है जिसमें खुद के ऊपर लूप बन रहा है 1, यानी यहाँ पर 1 अगर मान लो स्टार्टिंग में मेरा 0 है, एंडिंग में मेरा 0 है, बीच में यहाँ पर कितने भी बना सकते हैं। हो सकता है 1 ही बनाए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है ऐसे मतलब 50,000, 10,000, 20,000 कितने भी बना सकते हैं। यहाँ पर क्या बन गया, लूप बन गया, साइकिल बन गया। इट मीन्स कि ये कौन सी लैंग्वेजेस को एक्सेप्ट कर रहा है, इनफाइनाइट को एक्सेप्ट कर रहा है। तो फाइनाइटनेस प्रॉब्लम ने बता दिया ना इसकी, भाई लूप एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स की प्रॉब्लम कैसी है, इनफाइनाइट है। वहीं इस वाले डायग्राम को देखो, यहाँ पर मेरे पास स्टार्टिंग में सबसे पहले 0 आता है, तो स्टेज चेंज करके Q1 पर चले जाता है, देन 1 आता है। बस ये 0 और 1 को एक्सेप्ट कर रहा है, इसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है, और ये किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इट मीन्स की ये लैंग्वेज कैसी है, फाइनाइट लैंग्वेज है। आई होप आपको फाइनाइटनेस की प्रॉब्लम समझ आई होगी। अगली आती है मेंबरशिप प्रॉब्लम। मेंबरशिप प्रॉब्लम क्या करती है, इट चेक्स वेदर द गिवन स्ट्रिंग बिलोंग्स टू लैंग्वेज। बस ये इतना ही चेक करती है कि क्या गिवन स्ट्रिंग जो है लैंग्वेज से बिलोंग कर रही है। तो स्ट्रिंग को हम W से डिनोट करते हैं, लैंग्वेज को हम कैपिटल L से डिनोट करते हैं, और बिलोंग का ये साइन होता है। ऐसे हम C टाइप बनाते हैं, इसके अंदर इस तरह का एक वो लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं, तो ये आपका बिलोंग्स टू का साइन होता है, ठीक है। तो गिवन स्ट्रिंग W बिलोंग कर रही है L से या नहीं होती, तो सिमुलेशन का मेथड होता है। इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले स्टार्ट होगा इनिशियल स्टेट से, फिर प्रोसेसिंग होगी स्ट्रिंग की सिंगल बाय सिंगल, और फाइनल स्टेट के ऊपर चेक कर देगा। अगर बिलोंग कर रही है तो बता देगा हाँ, नहीं कर रही है तो बता देगा नहीं है। ये होती है आपकी मेंबरशिप की प्रॉब्लम। अगला आता है इक्विवेलेंस प्रॉब्लम। तो इक्विवेलेंस प्रॉब्लम के अंदर अभी हमने देख ही लिया DFA और NFA का इक्विवेलेंस। तो क्या होता है कि भी दोनों सेम है क्या, ठीक है। तो वही है कि
इट चेक्स वेदर टू ऑटोमेटा एक्सेप्ट्स द सेम लैंग्वेज, कि दो ऑटोमेटा जो है सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक लैंग्वेज L1 और एक लैंग्वेज L2 है, तो इन दोनों को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम डीएफए का कंपैरिजन मेथड यूज होता है, जिसके अंदर सबसे पहले हम दोनों ऑटोमेटा को डीएफए के अंदर कन्वर्ट करते हैं अगर जरूरत होती है तो, देन कंपेयर करते हैं उनके बिहेवियर को और कंस्ट्रक्ट करते हैं डीएफए अलग अलग उनके लिए। फॉर एग्जांपल लैंग्वेज 1 के लिए एक डीएफए कन्वर्ट करा, लैंग्वेज 2 के लिए एक डीएफए कन्वर्ट करा, और अगर ये दोनों सेम जो डीएफए 1 और डीएफए 2 है, अगर ये सेम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं दोनों के दोनों, इट मीन्स कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो ये आपकी इक्विवेलेंस की प्रॉब्लम होती है। अगली आती है आपकी सबसेट प्रॉब्लम। सबसेट प्रॉब्लम नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये चेक कर रही होगी कि दूसरे का सबसेट है या नहीं है। एक लैंग्वेज तो ये लैंग्वेज L1 है, एक लैंग्वेज L2 है, तो इस तरह से हम C लिखते हैं और उसके नीचे एक डैश लगा देते हैं, तो ये आपकी क्या होता है, सबसेट का सिंबल होता है। ठीक है, तो L1 इज सबसेट ऑफ L2, बाद में लिखा है ये बड़ा होगा, और सबसेट यहाँ पर लिख के L1 लिखा है, यानी L1 के अंदर जो भी चीजें ना वो L2 में एग्जिस्ट कर रही होगी। एक्स्ट्रा भी हो सकती है और हो सकता है उतनी हो, ठीक है, कम नहीं होगी कभी भी, तो होगा सबसेट। ठीक है, यानी L2 हमेशा L1 का सुपर सेट होगा। तो इस मेथड के अंदर हम क्या चेक करते हैं, इसका हम जो है डिफरेंस चेक करते हैं कि L1 माइनस L2 जो है वो फाई या नल तो नहीं है। तो L1 पहले एक स्ट्रिंग है जो 0 के साथ एंड हो रही है, और L2 के अंदर सारी की सारी बाइनरी स्ट्रिंग्स है, तो ऑब्वियसली L1 में तो सिर्फ वही स्ट्रिंग आएगी जो 0 के साथ एंड हो रही है, L2 के अंदर वो सारी की 0 के साथ भी एंड हो सकती है, 1 के साथ भी एंड हो सकती है, किसी के साथ एंड हो सकती है, तो ऑब्वियसली इसका जो है ये सबसेट होगा ही होगा। तो L1 इज सबसेट ऑफ L2। सिर्फ ये चेक करने का काम करती है आपकी सबसेट प्रॉब्लम। तो जितने भी डिसीजन प्रॉब्लम्स होती है वो डिसाइडेबल होती है रेगुलर लैंग्वेजेस के अंदर, और जो डीएफए होता है वो चेकिंग को इजी करता है, डीएफए के थ्रू हम चेक करना आसान हो जाता है, और जो ऑटोमेटा एनालिसिस होता है वहां पर इसका यूज किया जाता है। अगला जो टॉपिक आता है आपका आता है मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा। ठीक है, तो मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टेट्स इन अ डीएफए विदाउट चेंजिंग द लैंग्वेज इट एक्सेप्ट्स। यानी भाई जो डीएफए है उसके अंदर जो नंबर ऑफ स्टेट्स होती है उनको रिड्यूस करने का काम करता है, बट रिड्यूस करते टाइम ये ध्यान में रखना होता है कि भाई इसके अंदर ऐसा कोई चेंज ना हो कि लैंग्वेज उसे बाद में एक्सेप्ट ना करे। तो इन डीओसी डीएफए मिनिमाइजेशन प्रोड्यूस एन इक्विवेलेंट डीएफए विद मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स, यानी उसकी सिर्फ नंबर ऑफ स्टेट्स को रिड्यूस कर रहा है, बाकी एक्सेप्ट अब भी वो हो रही होगी। ठीक है, तो क्या जरूरत पड़ती है भाई की कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देगा, एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, इंप्लीमेंट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि जितनी स्टेट्स कम होगी उतना इजीली हम इंप्लीमेंट कर पाएंगे, अननेसेसरी स्टेट्स जो है रिमूव कर दी जाएगी। तो कुछ ये स्टेप्स होते हैं इसके। सबसे पहला काम क्या करता है, जो भी अनरीचेबल स्टेट्स होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है। दूसरी चीज पार्टीशन करते हैं फाइनल एंड नॉन फाइनल स्टेट्स के अंदर, देन रिफाइनमेंट होता है, देन मर्ज करते हैं इक्विवेलेंट स्टेट्स को। रिफाइनमेंट के अंदर क्या करते हैं भाई, अगेन कोई ऐसी स्टेट बन गई जो अब अनरीचेबल है तो उसको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। कुछ स्टेट्स है जो फाइनल बन गई है, नॉन फाइनल है, और उनके अंदर भी कोई दूसरा सेट के साथ कॉम्बिनेशन है तो उसके अंदर उसे चेंज कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझोगे तो अच्छे से समझ आएगा। तो यहाँ पर देखो एक ट्रांजिशन टेबल बना रखी है, ये आपको क्वेश्चन में दी हुई ट्रांजिशन टेबल, और अब इससे आपको क्या करना है, इसकी जो एक्स्ट्रा स्टेट्स है उनको कम करना है। तो यहाँ पर देखो ये ट्रांजिशन टेबल दी है जहाँ स्टेट्स दिए आपको Q0, Q1, Q2, और यहाँ स्टार लगा, इट मीन्स क्या है कि ये दो फाइनल स्टेट्स हैं। ठीक है, और 0 इनपुट पर कुछ इन लोकेशंस के ऊपर, इन स्टेट्स के ऊपर जो मशीन मूव कर रही होगी, आपका जो हेड होगा मूव कर रहा होगा 1 इनपुट के ऊपर, कुछ इनके ऊपर जा रहा होगा। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है, रिमूव करना है हमें अनरीचेबल को। तो सबसे पहला स्टेप हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं जितने भी स्टेट्स है वो रीचेबल है। ठीक है, दूसरा स्टेप अपना क्या होता है कि भाई हम पार्टीशन करते हैं फाइनल स्टेट और नॉन फाइनल स्टेट के अंदर। तो यहाँ पर देखो अपना क्वेश्चन में क्या दिया है, दो फाइनल स्टेट दिए Q2, Q4 और Q5। तो पहले हमने फाइनल स्टेट लिख ली Q4 और Q5, फिर जो भी रिमेनिंग स्टेट्स हैं उनको हमने नॉन फाइनल स्टेट ले ली। थर्ड स्टेप क्या होता है, रिफाइनमेंट का होता है। रिफाइनमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि जो भी नॉन फाइनल स्टेट्स है वो नॉट रीचेबल है या नहीं है, जो नॉट रीचेबल उनको वहां से रिमूव कर देंगे। अब देखो जैसे यहाँ पर एक है अपने पास Q2 और एक है अपने पास Q3, दोनों ही स्टेट से हम एक ही जगह जा रहे हैं Q4 Q5 के ऊपर। कहां पर जा रहे हैं, Q4 Q5 के ऊपर। तो दोनों एक जगह जा रहे हैं, तो इन दोनों को अलग अलग करने की बजाय हम क्या कर देंगे, इनका एक सेट बना देंगे, यानी अब ये एक स्टेट बन गई। ठीक है, इसी तरह से Q0 और Q1 वो अलग अलग डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं तो उनको अलग रखेंगे। अब ध्यान से देखो, अपनी जो फाइनल स्टेट थी वो कौन सी थी, Q4 और Q5, इसको मैंने एक स्टेट बना दी, क्योंकि इन दोनों से सेम जगह पहुंच रहे थे तो इन दोनों को एक स्टेट बना दी, तो इसको हमने एक स्टेट बना दी, और ये दोनों अलग अलग बिहेव कर रहे थे इनको। अब अपने पास यहाँ देखो टोटल स्टेट्स कितनी थी, 1 2 3 4 5 6, टोटल स्टेट्स 6 थी। और अब हमने जब इसका रिफाइनमेंट कर लिया, रिड्यूस कर लिया, तो कितनी स्टेट्स बच गई, 4 स्टेट्स बच गई।
तो अब यहाँ पर डायग्राम किस तरह से बन रहा होगा, काम किस तरह से कर रही होगी। तो पहले हमने मिनिमाइज डीएफए के लिए एक ट्रांजिशन टेबल बना ली। मैंने क्यू नोट को ए नाम दे दिया, Q1 को मैंने बी नाम दे दिया, Q2 Q3 स्टेट को मैंने सी नाम दे दिया। तो कुछ इस तरह से आप जब यहाँ से बिलोंग करके देख के मतलब मैच करके बनाओगे तो इस तरह की आपकी जो है टेबल बन जाएगी और ये कुछ आपका डायग्राम बन जाएगा। आई होप अब तक आपको समझ आ गया होगा कि डायग्राम टेबल के थ्रू कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो क्यू नोट है, क्यू नोट स्टेट है, Q1 स्टेट है, Q1 स्टेट है, Q2 Q3 है, Q2 Q3 है और Q4 Q5 है, Q4 Q5 है। पहले मैंने सारी की सारी स्टेट्स ड्रॉ कर ली। अब कौन सी स्टेट से कहाँ पहुंच रहे हैं, तो Q नोट के ऊपर अगर 0 आएगा तो मैं जाऊंगी Q1 पर और 1 आएगा तो मैं जाऊंगी Q2 के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ से देखो 0 आ रहा है तो Q1 पर और 1 आ रहा है तो Q2 पर। 0 आने पर हम क्या गए, Q1 के ऊपर गए, Q1 पर चले गए और 1 आया तो हम कहाँ गए, Q2 पर। तो इस स्टेट में देखो यहाँ पर Q2 एग्जिस्ट कर रहा था, हम यहाँ पहुंच गए। अब दोनों के लिए हो गया Q0। अब हम पहुंचते हैं Q1 के ऊपर। अब Q1 के ऊपर जब 0 आता है तो हम जाते हैं Q नोट पर और 1 आता है तो हम जाते हैं Q3 के ऊपर। तो Q1 के ऊपर 0 आएगा तो हम वापस चले जाएंगे Q नोट पर और 1 आएगा तो हम चले जाएंगे Q3 पर। तो यहाँ देख लो यहाँ Q3 एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसके ऊपर आ गए। अब अगली स्टेट अपनी Q2 Q3, हम इन दोनों के लिए साथ में चेक कर रहे होंगे। कैसे करेंगे, साथ में चेक। Q2 Q3 पर 0 और 1 आता है तो क्या होता है, तो अब देखो Q2 और Q3 के ऊपर जब 0 आता है तो हम जाते हैं Q4 के ऊपर दोनों ही केसेस में और 1 आता है तो हम जाते हैं Q5 के ऊपर दोनों ही केसेस में। तो हम कहाँ जाएंगे, इस आगे वाली स्टेट पर दोनों ही केसेस में, चाहे 0 आए चाहे 1 आए, हम जाएंगे Q4 Q5 के ऊपर। अब Q4 और Q5 का चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 0 आएगा तो हम जाते हैं Q4 Q5 पर और 1 आता है तो हम जाते हैं Q5 Q5 के ऊपर। यानी एट द एंड हम Q4 और Q5 के ऊपर रहते हैं तो लूप खुद ही ऊपर बन जाएगा। आई होप आपको ये जो चीज़ है वो समझ आ गई होगी कि किस तरह से जो है डीएफए को मिनिमाइज किया जाता है और क्यों किया जाता है। तो ये हो गया आपका मिनिमाइजेशन ऑफ डीएफए। लास्ट टॉपिक आता है अपना इस वीडियो का, मीले एंड मूरे मशीन्स, ठीक है। तो दोनों के बारे में थोड़ा डिटेल के अंदर पढ़ते हैं और उसी के साथ में इस वीडियो को जो है फिनिश करते हैं। तो सबसे पहले आता है मीले मशीन। मीले मशीन किसको बोलते हैं, A Mealy machine is a type of finite state machine where output depends on current state and current input। दो चीज़ें होती है, एक तो करंट स्टेट है एंड करंट इनपुट। तो इन दोनों के ऊपर जब जो फाइनाइट स्टेट मशीन है उसका जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रहा होता है किन के ऊपर, करंट स्टेट के ऊपर, करंट इनपुट के ऊपर। तो वो मशीन्स कौन सी मशीन्स होती है, मीले मशीन्स होती है। इसको कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हो आप कि मीले मशीन इज अ मशीन वेयर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड ऑन ट्रांजिशंस और एजेस, जिसके अंदर आउटपुट जो है ट्रांजिशंस पर या फिर एजेस के ऊपर प्रोड्यूस किया जाता है। फॉर्मली कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अ मीले मशीन इज डिफाइंड एज, इसके अंदर जो 6 टपल्स होते हैं। Q आपको पता ही है, सेट ऑफ स्टेट्स अब तक हम पढ़ रहे हैं। सिग्मा भी आपको पता है, इनपुट अल्फाबेट्स अभी तक हम पढ़ रहे हैं। रो आपको पता है, ट्रांजिशन फंक्शन, ये भी हमने पढ़ लिया। Q नोट आपको पता है, स्टार्टिंग स्टेट। इसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे एक आपका ये ट्राइंगल बना हुआ है, चेंज बना हुआ है। तो ये आपका किसका है, आउटपुट अल्फाबेट्स के लिए सिंबल यूज में लिया जाता है। एंड एक आपका आउटपुट फंक्शन होता है। अभी तक हम सिर्फ ट्रांजिशन फंक्शन पढ़ रहे थे, अब आपका जो है आउटपुट फंक्शन भी होगा, ठीक है। लैम्डा हो गया। तो यहाँ पर अब रो क्या होता है, ये आपको बताता है कि Q इंटू सिग्मा इज इक्वल्स टू Q, यानी इनपुट के साथ में एक स्टेट से जो आपकी नेक्स्ट ट्रांजिशन हो जाएगी और आपका जो नेक्स्ट स्टेट Q इंटू सिग्मा हो गया, ये आपको बताता है आउटपुट। तो ये आउटपुट फंक्शन हो गया, ठीक है, लैम्डा। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। फिलहाल के लिए आपको टपल्स क्या होते हैं, ये 6 के 6 और इनका मतलब क्या है कि भाई Q का सेट ऑफ स्टेट्स, इनपुट्स अल्फाबेट्स, आउटपुट अल्फाबेट्स, ट्रांजिशन फंक्शन, आउटपुट फंक्शन एंड स्टार्ट स्टेट, ये आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक्स देखो तो वही आउटपुट डिपेंड करता है स्टेट और इनपुट के ऊपर, दोनों पर। आउटपुट जो है एजेस के ऊपर दिखाया जाता है। रिस्पॉन्स इसका फास्ट होता है। डिजिटल सिस्टम्स के अंदर इसको जो है यूज में लिया जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझोगे तब आपको ये थोड़ी डिटेल के अंदर समझ आएगी कि मीले मशीन क्या होती है, कैसे काम करती है। फॉर एग्जांपल है कि हम एक जो है मीले मशीन हमें जो बनानी है, किसके लिए, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो पहली चीज फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट बोल दो या फिर वंस कॉम्प्लीमेंट बोल दो। वंस कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ये चीज पता होनी चाहिए। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अपने पास में जो भी बाइनरी अल्फाबेट्स दिए हैं, इसका जब हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे होंगे तो इसका जो भी डिजिट, जो भी अल्फाबेट, जो भी डिजिट है वो अगर जो 1 होगा वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और जो 0 होगा वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा।
1 किस में हो रहा है 0 में, और 0 किस में कन्वर्ट हो रहा है 1 में, और 1 हो रहा है 0 के अंदर। यही काम करता है 1's कॉम्प्लीमेंट। तो हमें एक ऐसी मीले मशीन बनानी है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम किसी एक स्टेट ए के ऊपर हैं और इस स्टेट के ऊपर हमें अगर इनपुट 0 मिले तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाए, और अगर हमें इनपुट के अंदर 1 मिले तो वो किस में कन्वर्ट हो जाए 0 के अंदर कन्वर्ट हो जाए। तो एक बेसिक सी हमने मशीन बना दी। यहाँ हमने स्टार्ट स्टेट बना दिया है, Q0 एक स्टेट है। यहाँ पर ये क्या काम कर रहा है कि अगर इसे इनपुट में 0 मिलेगा तो आउटपुट क्या कर देगा 1 कर देगा। यही होती है ट्रांजिशन के ऊपर आउटपुट को दिखाना। इसी तरह से आउटपुट दिखाया जाता है। पहले हम लिखते हैं इनपुट, देन हम स्लैश लगाते हैं, देन हम लिखते हैं आउटपुट। जैसे यहाँ पर देखोगे जब इनपुट में 1 मिलेगा तो आउटपुट हमें क्या दे देगा 0 दे देगा। तो इसकी ट्रांजिशन टेबल कुछ इस तरह से बन जाएगी कि करंट स्टेट कौन सी है और इनपुट कौन सा है, क्योंकि जो आउटपुट है वो दोनों के उससे आती है, करंट स्टेट से भी और इनपुट से भी। तो करंट स्टेट Q0 है और Q0 पर इनपुट 0 मिलता है तो आउटपुट क्या रहेगा 1 मिलेगा। और करंट स्टेट कौन सी रहेगी, नेक्स्ट स्टेट कौन सी रहेगी Q0 ही रहेगी। इनपुट में अगर 1 मिलता है तो भी करंट स्टेट Q0 ही रहेगी, और नेक्स्ट स्टेट Q0 रहेगी, और आउटपुट जो है 1 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वो एक क्वेश्चन है जैसे 1 1 1 और 0 0, क्या ये यहाँ पर जो है ये वाला डायग्राम इसको एक्सेप्ट करेगा। एंड ये ट्रांजिशन टेबल जो इसको फॉलो कर रही है, हम थोड़ा सा देख लेते हैं जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे पास में है 1। तो जब मैंने इस मशीन में 1 दिया तो यहाँ पर देखो 1 देने पर इसने आउटपुट क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया 0 के अंदर कन्वर्ट कर दिया, और स्टेट भी अभी क्या है Q0 ही है। तो करंट स्टेट Q0 थी, इनपुट के अंदर 1 दिया तो नेक्स्ट स्टेट Q0 ही रही और आउटपुट क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया। फिर से मैंने 1 दिया तो सेम प्रोसेस फॉलो होगा, करंट स्टेट अभी Q0 ही है, इनपुट में 1 मिल रहा है तो आउटपुट के अंदर नेक्स्ट स्टेट Q0 ही रहेगी और आउटपुट इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसी तरह से इस 1 के लिए भी 0 हो जाएगा। 0 की अगर बात करें तो यहाँ पर देखो हम जब 0 दे रहे हैं इनपुट में तो ये आउटपुट क्या कर दे रहा है 1 कर दे रहा है, और नेक्स्ट स्टेट इसकी अब भी Q0 ही रह रही है। तो करंट स्टेट Q0 के ऊपर जब इनपुट इसे 0 दिया जा रहा है तो नेक्स्ट स्टेट Q0 ही है और 1 आपका इसको आउटपुट दे रहा है। तो 0 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ इस 0 का भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बिल्कुल करंट जो आपके ट्रांजिशन टेबल है वो इस क्वेश्चन को फुलफिल कर रही है, और आपका ट्रांजिशन डायग्राम है 1's कॉम्प्लीमेंट का वो भी इसे फुलफिल कर रहा है। इट मीन्स कि ये करेक्ट है और ये स्ट्रिंग इसके द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक और है कि अगर 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए बनाना आ जाए, आई थिंक 1's कॉम्प्लीमेंट का एक बार प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के अंदर पूछा भी गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मीले मशीन अब बनानी है 2's कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो 2's कॉम्प्लीमेंट वही किस तरह से काम करता है कि स्टार्टिंग की पहली चीज़ें जो है कन्वर्ट हो जाती है, देन उसके अंदर हम 1 को ऐड करते हैं। तो उसका कुछ इस तरह से डायग्राम बनता है और ट्रांजिशन टेबल बनती है। यहाँ पर हमने क्या लिखी है करंट स्टेट लिखी है, और इस करंट स्टेट पर पर्टिकुलर इनपुट मिलता है तो यहाँ हमने क्या लिखा है नेक्स्ट स्टेट लिखी है, और यहाँ पर हमने क्या लिखा है आउटपुट लिखा है। इन्हीं को इन ट्रांजिशन टेबल के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। तो आई होप आप इसको अगर एक बार देखोगे और वापस खुद से बनाने का ट्राई करोगे तो ये आपसे बन जाएगा। ठीक है, वर्किंग की बात करें तो सेम वही है, कैसे ही कोई बेसिक मशीन काम करती है वैसे यहाँ पर काम हो रहा है। भाई इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होना, इनपुट सिंबल्स को रीड करना, अगले स्टेट के ऊपर मूव करना, प्रोड्यूस करना आउटपुट को। इसमें एक चीज ध्यान रखना कि आउटपुट जो है कब जनरेट होता है, ट्रांजिशन के दौरान जनरेट हो जाता है, यानी ट्रांजिशन होने के बाद नहीं होता है, ट्रांजिशन के दौरान जनरेट हो जाता है। तभी तो ट्रांजिशन के ऊपर आउटपुट हम लिख रहे हैं। ठीक है, जबकि हम मूरे के अंदर थोड़ा डिफरेंट पढ़ रहे हैं, उसके अंदर पहले ही आउटपुट जनरेट हो गया, देन उसके अंदर आगे की ट्रांजिशन हो रही है। तो इसके अंदर कब हो रहा है ट्रांजिशन के दौरान हो रहा है, ड्यूरिंग ट्रांजिशन। एडवांटेजेस की बात करें तो भाई आउटपुट फास्ट देता है, कम ही स्टेट्स के अंदर रिक्वायरमेंट उनकी होती है, एफिशिएंट डिजाइन होती है। डिसएडवांटेज की बात करें तो आउटपुट इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है जो कि कम स्टेबल होता है और इसको डिजाइन करना मुश्किल होता है कभी कई बार। एप्लीकेशंस की बात करें तो कुछ इन जगहों पर जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट आती है आपकी मूरे मशीन। तो मूरे मशीन किसकी टाइप होती है, फाइनाइट स्टेट मशीन्स की टाइप होती है, जिसके अंदर अब यहाँ ध्यान दो, डिफरेंस यहीं से पता चलेगा मीले और मूरे का। यहाँ पर आउटपुट डिपेंड्स ओनली ऑन करंट स्टेट, सिर्फ करंट स्टेट के ऊपर आउटपुट डिपेंड करता है। वहीं हमने जब मीले मशीन की बात करी तो वहां पर करंट स्टेट के ऊपर भी प्लस यानी आपका क्यू के ऊपर भी प्लस आपका जो है इनपुट क्या दिया जा रहा है उसे, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता था आपका। वहीं पर जब हम मूरे मशीन की बात कर रहे हैं तो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, करंट स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, नॉट ऑन द इनपुट डायरेक्टली। तो मूरे मशीन इज अ मशीन वेयर आउटपुट इज एसोसिएटेड विद स्टेट नॉट विद ट्रांजिशंस, यानी स्टेट्स के साथ में जब आउटपुट आपका एसोसिएट होता है। तो मूरे मशीन के अंदर भी कुछ वही सारे टपल्स हैं, क्यू आपका सेट ऑफ स्टेट्स हो गया, इनपुट अल्फाबेट्स हो गया, आउटपुट अल्फाबेट्स हो गया, ट्रांजिशन फंक्शन हो गया, आउटपुट फंक्शन हो गया, स्टेट और स्टार्टिंग स्टेट हो गई। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या है, यहाँ पर डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस है। वहां पर हम क्या लिख रहे थे, स्टेट के साथ में
आउटपुट लिख रहे थे, स्टेट के साथ में इनपुट लिख रहे थे। यहाँ पर ट्रांजिशन फंक्शन आउटपुट और स्टेट तो मैटर कर रहा है, बट इनपुट के टाइम पर यानी यहाँ पर करंट स्टेट इकलौती चाहिए, यानी करंट स्टेट के ऊपर आउटपुट डिपेंड हो रहा है। वहीं मशीन के केस के अंदर हमने देखा था कि करंट स्टेट और करंट स्टेट के साथ में करंट इनपुट के ऊपर भी जो ये चीज़ें डिपेंड कर रही थी आउटपुट की, यहाँ पर ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ जो सिर्फ स्टेट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है आउटपुट, यानी जो आउटपुट आएगा अपना सिर्फ स्टेट के बेसिस पर आएगा, इस सिग्मा इस इनपुट के बेसिस के ऊपर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो भाई आउटपुट सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, आउटपुट को जो है स्टेट के अंदर लिखा हुआ होता है। और वहीं पर मीले मशीन में हम बात कर रहा था कि एजेस के ऊपर जो है लिखा हुआ होगा, ये ज़्यादा स्टेबल होती है। स्टेबल किस लिए होती है, क्योंकि भाई ये इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होती है, और स्लाइटली डिले होता है इसके अंदर, जबकि वहाँ पर जो है तुरंत ही आउटपुट मिल जा रहा था। वर्किंग की बात करें तो सेम वही मशीन काम करती है, भाई इनिशियल से स्टार्ट होती है, प्रोसेसिंग होती है, अगली स्टेट जाती है, और यही सारी चीज़ें। यहाँ पर इसे पहले एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे देखो, तो यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसके अंदर हमें यहाँ पर CS करंट स्टेट्स लिख रखी है, देन इनपुट्स दे रखे हैं। अब करंट स्टेट इनपुट, यहाँ नेक्स्ट स्टेट लिख रखी है, और यहाँ पर आउटपुट लिख रखा है। ठीक है, तो इसकी हम क्या बना रहे हैं, एक मशीन बना रहे हैं। तो यहाँ देखो हमने अभी बात करी कि जो भी आउटपुट होगा हम कहाँ पर लिख रहे होंगे, इनसाइड द स्टेट लिख रहे होंगे। और हम मीले मशीन के अंदर कहाँ लिख रहे थे, एजेस के ऊपर लिख रहे थे। एजेस में कैसे लिख रहे थे भाई, इनपुट लिख दिया, देन यहाँ पर आउटपुट लिख दिया। अब यहाँ पर देखो करंट स्टेट है Q0, और यहाँ पर हमें जो इनपुट हम 0 दे रहे हैं, इनपुट हम 0 दे रहे हैं, तो नेक्स्ट स्टेट Q1 आ जाएगी, और आउटपुट में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। नेक्स्ट स्टेट Q1 आ रही है, और आउटपुट में क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। Q0 के ऊपर अगर इनपुट 1 दिया जाता है, Q0 के ऊपर अगर इनपुट 1 दिया जाता है, तो नेक्स्ट स्टेट हमें Q2 मिल रही होगी, और आउटपुट के अंदर 0 मिल रहा होगा। नेक्स्ट स्टेट Q2 मिल रही होगी, और आउटपुट के अंदर क्या मिल रहा होगा, 0 मिल रहा होगा। Q1 के ऊपर अगर 0 दिया जाता है, Q1 के ऊपर अगर 0 दिया जाता है, तो नेक्स्ट स्टेट Q1 ही रहेगी, और आउटपुट में 1 मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेट देखो लूप बन रहा है, Q1 ही है, और आउटपुट में यहाँ देख सकते हो 1 ही मिल रहा है। देन अगर करंट स्टेट Q1 है और इनपुट में 1 मिल रहा है, करंट स्टेट अगर Q1 है और इनपुट में अगर 1 मिल रहा है, तो नेक्स्ट स्टेट Q2 हो जाएगी, और आउटपुट के अंदर 0 मिल रहा होगा। नेक्स्ट स्टेट Q2 हो जाएगी, और आउटपुट में 0 मिल रहा है। Q2 अगर करंट स्टेट है और यहाँ इनपुट 0 मिल रहा है, Q2 अगर करंट स्टेट है और यहाँ इनपुट अगर 0 मिल रहा है, तो नेक्स्ट स्टेप Q1 हो जा रही है, और आउटपुट में 1 मिल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप देख लो, Q1 हो जा रही है और आउटपुट में 1 मिल रहा है। Q2 अगर करंट स्टेट है और इनपुट के अंदर 1 मिल रहा है, Q2 अगर करंट स्टेट है और इनपुट के अंदर अगर 1 मिल रहा है, तो नेक्स्ट स्टेट Q2 ही रहेगी, नेक्स्ट स्टेट Q2 ही रहेगी, और आउटपुट के अंदर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से हम इसका जो है मूरे मशीन का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और इसके अंदर जो है ट्रांजिशंस को लिखते हैं। तो इनके साथ में क्या लिखा जाता है, जो आउटपुट आ रहा होता है वो यहाँ पर इसी के साथ में लिखा जाता है, स्टेट के अंदर ही लिखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, आप इसकी जो है मशीन खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा ट्रांजिशन टेबल, और उसकी जो है मशीन बनानी रहेगी, या फिर कन्वर्जन के ऊपर भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस आप यहाँ से देख सकते हैं कि वे डिजाइन करना इजी होता है, स्टेबल आउटपुट होता है, अंडरस्टैंड करना आसान होता है, एरर प्रूवन मतलब लेस एरर प्रूव होता है। डिसएडवांटेज की बात करें तो स्टेट ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर, इसका जो आउटपुट है वो स्लोवर होता है, और आउटपुट डिले किया जाता है। वही चीज़ है स्लोवर आउटपुट या आउटपुट डिले। कुछ थोड़ा सा डिफरेंस देख लो मीले और मूरे के बीच के अंदर। तो देखो मीले के अंदर जो आउटपुट किस पर डिपेंड करता है, स्टेट और इनपुट दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, वहीं मूरे में सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। आउटपुट पोजीशन की बात करें, जब हम ट्रांजिशन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो एजेस के ऊपर लिखी जाती है, और वहीं पर यहाँ स्टेट्स के अंदर लिखी जाती है। आउटपुट टाइमिंग की बात करें तो इसमें इमीडिएट होती है और इसमें डिलेड होता है। स्पीड की बात करें तो मीले मशीन फास्टर रिस्पॉन्स करती है और ये थोड़ी स्लोवर होती है। नंबर ऑफ स्टेट मीले के अंदर कम होती है, मूरे के अंदर ज़्यादा होती है, मोर होती है। स्टेबिलिटी की बात करें तो वही मीले लेस स्टेबल होती है, कॉज इनपुट के ऊपर भी डिपेंड कर रही है, और ये ज़्यादा स्टेबल होती है। आउटपुट की बात करें तो जितने इनपुट्स होते हैं मीले मशीन के अंदर उतने ही आउटपुट्स होते हैं, और वहीं पर मीले मशीन के अंदर जितने इनपुट होते हैं उससे एक एक्स्ट्रा आउटपुट होता है। एक एक्स्ट्रा कैसे होता है, क्योंकि पहली स्टेट मिलने से पहले ही उसे आउटपुट मिल जा रहा है। जैसे हमने यहाँ पर देखो, हमने जैसे ही स्टार्ट करा हमें कोई भी इनपुट नहीं मिला, स्टार्टिंग पे ही हमें आउटपुट मिल गया 0। तो बाकी तो यही है, बट ये वाला एक जो 0 है वो एक्स्ट्रा है, यानी हमें एक आउटपुट में एक्स्ट्रा मिल रहा होगा। डिज़ाइन कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्लाइटली कॉम्प्लेक्स होगा, और जो मूरे मशीन होती है वो सिंपलर होती है। ठीक है,
तो इसी के साथ में ये वीडियो फिनिश होता है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।